हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जेई 2026 बैच में। आज हम करेंगे बेटा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 20, जिसमें आज हमें देखना है बेटा अपने प्रिज्म के बारे में। हम लोगों ने पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से निपटाया है। ये एक सेकंड लास्ट टॉपिक है बेसिकली, अगर आप देखें दैट इज प्रिज्म। इसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन यस जेई मेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने 15 के आसपास सवाल रखे हैं, तो वो भी देखेंगे और प्लस थ्योरी भी अगर आप देखें तो मैं आपको बताता चलूंगा कौन सी थ्योरी आपके लिए बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी थ्योरी आपके लिए कंपटीशन के लिए, और जो कंपटीशन वाली है वो एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बेसिकली देखनी है। तो आज हम लोग यहां पर करेंगे प्रिज्म के बारे में। स्कूल में आपसे पूछा जाता है मिनिमम डेविएशन, हम लोग मैक्सिमम डेविएशन की भी बात करेंगे। अगर आप नोटिस करें तो ये वाला पार्ट आपके स्कूल में नहीं पूछा जाता है, मैक्सिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन आपका स्कूल में पूछा जाता है, प्रिज्म पूछा जाता है। थिन प्रिज्म एंड डेविएशन के बारे में एंड डिस्पर्जन के बारे में हमें बात करनी है। टीआईआर इन प्रिज्म अगर आप देखें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म, ये आपके स्कूल में नहीं पूछा जाता है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स अगर हम लोग बात करें तो ये वाला पार्ट भी अगर हम लोग बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स, ये वाला पार्ट भी आपके स्कूल में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से रखनी है, क्योंकि इस वाले टॉपिक में कुछ एड ऑन्स हैं हमारे कंपटीशन के लिए और फिर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके कंसेप्ट क्लैरिटी आपको देंगे ही देंगे। तो जितने भी बच्चों के पास कैटलिस्ट है तो प्लीज आप अपने उतने ही पार्ट को रिवाइज करिएगा। इसलिए क्या होता है कि हम लोग क्लास में जब कराते हैं तो ये बैच तो आपके बोर्ड्स के लिए भी है, जेई मेंस के लिए भी है, जेई एडवांस के लिए भी है। और कई बच्चे शायद इस चीज को अंतर नहीं समझ पाते। कुछ बच्चों के पास बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि स्कूल में मार्क्स कम आए, और फिर मैं उनसे पेपर मंगाया, मैंने देखा यार पेपर बिल्कुल आसान था, बहुत ही आसान था। बल्कि अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप एक्चुअली में बच्चे कह रहे हैं कि सर लिखना कैसे होता है। अबे लिखना कैसे होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको उस टॉपिक के रेलिवेंट पता है उसको आपको अपनी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यस, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज आते हुए भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। और 75 से नीचे आए दैट मींस आप अपने जेई मेंस एंड में एनआईटीज आपके हाथ से गए, ट्रिपल आईटीज आपके हाथ से गए, आईआईटी आपके हाथ से गई। तो ये सीधे अच्छे कॉलेजेस तो यहीं पे निपटे जाएंगे। तो फिर बचा क्या हमारे पास, बहुत ही कम कॉलेजेस बचे। और कुछ कॉलेजेस में उससे भी ज्यादा कट ऑफ मांगी जाती है, किसी में 80 होती है, किसी में 70 होती है। तो आपको क्या रखना है बेटा कि कैटलिस्ट से जैसे ही आपके चैप्टर खत्म होंगे, तो दिवाली की हॉलीडेज में आपको ये लेक्चर मिला है, तो प्लीज आई होप कि आप लोग एटलीस्ट अपने ऑप्टिक्स वाले पार्ट तक की अपनी पूरी थ्योरी को ध्यान से समझ करके लिख करके एक बार तैयार कर चुके होंगे। क्योंकि इसके बाद वाला पार्ट जो है वो कंपैरेटिवली आसान है। उसमें हमारे पास वेव ऑप्टिक्स है, छोटा सा पार्ट है। अगर आप देखेंगे अपने लेक्चर प्लानर में तो 8 लेक्चर्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो उतने मोर देन सफिशिएंट होते हैं, ज्यादा उसमें कुछ है भी नहीं। दूसरी बात आती है हमारे पास ड्यूअल नेचर, एटम्स, इसमें आपने डी ब्रॉगली के बारे में पढ़ा ही हुआ है। एटम्स में बोहर मॉडल आपने पढ़ा ही हुआ है। न्यूक्लियाई में आपको थोड़ा सा मास डिफेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा चीजें बतानी है। बाकी रेडियो एक्टिविटी आपके स्कूल के उससे सिलेबस से हटाया हुआ है। अब किसी बोर्ड्स में होगा तो हम लोग तो कर ही लेंगे रेडियो एक्टिविटी वाले पार्ट को, उसमें कोई खतरनाक बात नहीं है। वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ा है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वेशंस पर ही हमारे पास चलता है। तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स अगर हम लोग देखें तो काफी आप रिलैक्स स्टेट में होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं सुधरता हुआ चला जाएगा। अब लास्ट पार्ट बचता है दैट इज सेमीकंडक्टर। उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रांजिस्टर वाले पार्ट को हटा दिया जो हमारे टाइम पे आता था, और लॉजिक गेट वाले पार्ट को भी हटा दिया। लॉजिक गेट हमें फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक गेट आपके जेईई मेंस में है, ट्रांजिस्टर्स हर जगह से हट चुके हैं। ठीक है, अगर किसी स्टेट बोर्ड के लिए बच्चों के पास ट्रांजिस्टर वाला पार्ट है तो आप YouTube से कर सकते हैं। YouTube पे आपको ट्रांजिस्टर्स के ऊपर अच्छी खासी थ्योरी एंड ऑल सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, उनकी वर्किंग एंड ऑल सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगा। पीएनपी है, हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमीटर है, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है। तो ये वाली चीजें जिनके बोर्ड्स में सीबीएसई में ट्रांजिस्टर्स को हटा दिया गया है, इवन लॉजिक गेट्स को हटा दिया गया है, लेकिन जेईई मेंस में लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है, तो जेईई मेंस के हिसाब से आपको लॉजिक गेट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो आसान है वो पार्ट, थोड़ा सा केमिस्ट्री के साथ लिंक करके चल सकते हैं। इस वाले पार्ट को जरा आपको बस लास्ट यही है जो मुझे लगता है आपको संभालना है, दैट इज ऑप्टिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा अपने प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म एक रिफ्रैक्टिंग बॉडी है जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एन साइडेड पॉलीगन्स होते हैं और मैट सर्फेसेस होते हैं। जरा ध्यान सुनना, इट इज अ रिफ्रैक्टिंग बॉडी। ठीक है सर, ये लिखना है, बिल्कुल लिखेंगे हमारे पास, इट इज अ रिफ्रैक्टिंग बॉडी which has made up of
एन साइडेड टू एन साइडेड पॉलीगन, टू एन साइडेड पॉलीगन्स एंड रेक्टेंगुलर मैट सर्फेसेस, रेक्टेंगुलर मैट सर्फेसेस। बहुत आसान है ये भी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट सर्फेसेस। सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप देखें तो हमारे पास मार्केट में बहुत प्रकार के प्रिज्म्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में, दैट इज ट्राइहेड्रल प्रिज्म। अगर आप देखें यहां पर आपका पॉलीगन कौन सा है, ये जो आपने ट्राइंगल के शेप में देखा, दिस इज योर 3 साइडेड पॉलीगन, राइट। आप 4 साइडेड पॉलीगन की बात करें तो सर हमारे पास तो रेक्टेंगल या स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, तो अगर आप इससे भी प्रिज्म बनाना चाहें तो आप प्रिज्म बना सकते हैं। सर ये तो ग्लास स्लैब हो गया, यस, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो हमारे सिलेबस में ये जो 4 फेस वाला पॉलीगन है, प्रिज्म है, विच इज कॉल्ड अवर ग्लास स्लैब, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। बस अब हमें 3 फेस वाले पॉलीगन की बात करनी है, दैट इज अवर ट्राइहेड्रल प्रिज्म। इसी 3 की जगह पर हमारे पास 5 फेस का भी हो सकता है, 6 फेस का भी हो सकता है। जैसे हमारे पास ये अगर आप देखें तो ये एन साइडेड पॉलीगन है, 2 एन साइडेड, एक ऊपर है एक हमारे पास नीचे। ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें बस इसकी जरूरत रहेगी, ये हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 पॉलीगन्स हो गए बेटा। हाँ सर। और अगर आप यहां पर ऑक्टागन की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। और बाकी अगर आप देखें तो ये वाले सर्फेसिस पे जरा ध्यान रखना, सर ये वाले सर्फेसिस तो रेक्टेंगुलर है, हाँ, इनको हम लोग क्या कहते हैं? मैट सरफेस। इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अपना मैट सरफेस, ठीक है। अगर आप देखें तो यहां पर ये वाला आपका एक सरफेस दिखाई दे रहा है, हाँ, तो ये है आपका मैट सरफेस, ठीक है। आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये वाला सरफेस, हाँ, तो दिस इज योर मैट सरफेस, ठीक है। और ट्राइहेड्रल प्रिज्म में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यस, ठीक है, दिस इज योर मैट सरफेस, दिस इज योर मैट सरफेस। तो बेसिकली प्रिज्म है क्या? एक रिफ्रैक्टिंग बॉडी है, जैसे लेंसेज होते हैं वो भी रिफ्रैक्शन करा रहे होते हैं, प्रिज्म भी एक रिफ्रैक्टिंग बॉडी है जिसके अंदर 2 एंड साइडेड पॉलीगन है। अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हो गए, यस, 2 हमारे पास ट्राइंगल्स हो गए, और इसके साथ रेक्टेंगुलर मैट सर्फेसेस ये है। बाकी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट सर्फेसेस होते हैं, इन्हीं को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे सिलेबस में ये सारे प्रिज्म्स नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही वाला प्रिज्म है विच इज कॉल्ड ट्राइहेड्रल प्रिज्म, ठीक है। जरा ध्यान सुनना, अगर हम लोग इसकी बात करें तो कुछ आपको अब ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके यहां पर एक मैट सरफेस है, एक यहां पर है, एक बेस में है, और पीछे भी एक ट्राइंगल के फॉर्म में आपको एक एन साइडेड पॉलीगन जो हम लोग बोल रहे थे वो दिखेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे पास प्रिज्म है, दिस इज अवर ट्राइहेड्रल प्रिज्म। इसको क्या कहते हैं बेटा? ट्राइहेड्रल प्रिज्म। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअली में मेरा गला बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि हम लोग जितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊं उतने से ज्यादा रिकॉर्ड कर पाऊं, क्योंकि 3-4 लेक्चर मेरे को आज रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर ट्राइहेड्रल प्रिज्म। अब जरूरी थोड़ा है बेटा कि हमारे पास इस प्रिज्म में सारे एंगल बराबर होंगे, यस, हो सकता है कि हमारे पास ये तीनों एंगल बराबर हो, अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों एंगल्स अगर आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होना कितना चाहिए? सर 180 डिग्री होना चाहिए। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है तो हम लोग इसको कहते हैं इक्विलेटरल प्रिज्म। क्या कहते हैं बेटा? इक्विलेटरल प्रिज्म। इसको हम लोग इक्विलेटरल प्रिज्म कहते हैं। और कई सवाल आपको मिलेंगे कि यहां पर ये तीनों एंगल हमारे पास कितने के बराबर होते हैं? 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास सारे के सारे प्रिज्म हमारे पास इक्विलेटरल हो सकता है राइट एंगल प्रिज्म हो, लाइक दिस। अगर आपको प्रिज्म दिख रहा है तो ऐसा आपको प्रिज्म दिख जाए, इसमें एक 90 डिग्री और 45 हो, कैसा भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। अब कई बच्चों को यह बात स्कूल में पता होगा कि एक होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। कई बच्चे इसको रट लेते हैं कि ऊपर वाला एंगल हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, जैसे मैंने भी रट लिया था कि यार एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा ऊपर वाला होता है। ऐसा नहीं है, एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए भी हमें ध्यान से देखना होता है, ठीक है। पहली बात,
रिफ्रैक्शन हमारे पास होता किन सरफेसेस पर है? जब भी लाइट जाती है, जैसे मान लो कि लाइट इस सरफेस पर गई, फिर यहां पर आप एक नॉर्मल बनाते हैं बेटा, तो रेयर टू डेंसर जाती है तो शिफ्ट टुवर्ड्स दी नॉर्मल, इधर चली गई। फिर एक और नॉर्मल आप बनाते हैं तो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इस प्रकार से चलेगी। तो हमारा जो रिफ्रैक्शन हो रहा होता है वो किन सरफेसेस पर हो रहा होता है? दैट इज कॉल्ड मैट सरफेस। ध्यान रखना, ये वाला जो आपका सरफेस है, दिस इज योर मैट सरफेस, दिस इज योर मैट सरफेस, जिस पर रिफ्रैक्शन होता है, जिस पर रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसी को हम लोग अपना मैट सरफेस कहते हैं। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास लाइट मान लो इधर से इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, ठीक है, हमारे पास तो जो भी दो मैट सरफेसेस यूज हो रहे हैं, जैसे इस वाली लाइट के लिए ये और ये यूज हो रहा है, तो इन दो सरफेसेस के बीच का एंगल दैट विल बी योर रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस वाली रे के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म की अगर मैं बात करूं, एंगल ऑफ प्रिज्म इसके लिए कितना होगा सर? इसके लिए होगा अल्फा। मान लो हमारे पास लाइट इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर चली गई, ठीक है, तो इन दो सरफेसेस के बीच में हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कौन सा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा? रट करके मत बैठ जाना, इस बार आपका एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला होगा। तो अगर मैं इस रे की बात करूं तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो आपको क्वेश्चंस में लेकर के चलना है, दैट विल बी इक्वल टू बीटा, राइट। अगर मान लो कि मेरे पास लाइट हमारे पास यहां आई, फिर यहां गई, फिर यहां निकल गई, ठीक है, तो इस लाइट की बात करें तो इन दो सरफेसेस के बीच में रिफ्रैक्शन हुआ है, तो आप एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा लेंगे सर? ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म लेंगे। तो एंगल ऑफ प्रिज्म दैट विल बी गामा, एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज इक्वल टू गामा। तो जिन बच्चों ने पहली चीज गलत पढ़ी कि सर हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास ऊपर वाला होता है, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, कई सवाल खराब कर जाओगे। तो याद रखना, हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म अगर हमसे कोई पूछे कि होता क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिस इज बेसिकली द एंगल बिटवीन टू मैट surfaces about which refraction occurs, उसी को हम लोग अपना क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बस बेसिकली आपको मैट सरफेस देखने बहुत जरूरी है। लाइट इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर चली गई, तो ये दो सरफेसेस यूज हुए, इसका कोई लेना देना नहीं, इनके बीच का एंगल दैट इज अवर एंगल ऑफ प्रिज्म। लाइट सर इधर आई, इधर चली गई, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म। लाइट इधर आई, तो इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ प्रिज्म ये रहता है। प्रिज्म हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं सर? अचानक से हमें प्रिज्म की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? प्रिज्म की रिक्वायरमेंट है हमारे लिए दो काम के लिए। एक ये काम कराता है डिविएशन। लाइट हमें पता है कि सीधे रास्ते पर चलती है, लाइट हमारे पास सीधे रास्ते पर जाती है, तो अगर आप देखें लाइट को जाना किधर चाहिए था सर? इधर जाना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल इस प्रिज्म ने इसके साथ क्या किया सर? लाइट को इधर भेज दिया है, तो ये हमारे पास दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। लाइट को जाना इधर चाहिए था, लेकिन लाइट गई फाइनली इधर, तो लाइट को बेंड कराने का काम कौन करा सकता है? हमारे पास प्रिज्म करा सकता है। सर बेंड कराने का काम तो लेंसेज भी करा सकते हैं, बिल्कुल हमारे पास करा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी लाइट को बेंड कराने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड हमारे पास प्रिज्म। दूसरा काम है इसका, दैट इज डिस्पर्शन। दो ही चीजें आपको पढ़नी है, डिविएशन एंड डिस्पर्शन। सर डिस्पर्शन क्या होता है? आप लोगों ने नोटिस करा होगा, कभी भी व्हाइट लाइट अगर आप प्रिज्म से पास करते हो तो कलरफुल लाइट्स बाहर से निकलती हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आपके इस प्रकार से कलर स्प्रेड आउट कर जाते हैं। तो कलर्स का स्प्रेड आउट कराना, कलर्स को तोड़ने के लिए, व्हाइट लाइट को जब भी आप भेजेंगे तो इसमें कलर्स का डिस्पर्स कराना, जैसे आप असेंबली में जाते हैं स्कूल में प्रेयर टाइम, तो जैसी प्रेयर खत्म होती है तो आपको क्या बोला जाता है कि असेंबली इज डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स मतलब भाई फैल जाओ, है ना, यही बोला जाता है। और असेंबल मतलब जुड़ जाना, मिलकर के खड़े हो जाओ, और डिस्पर्स मतलब दूर दूर हो जाओ। तो इसके दो ही काम हैं जो हमें सिलेबस में पढ़ने हैं। व्हाट इज वन इज डिविएशन एंड अनदर वन इज डिस्पर्शन। आसान है, इसको जरा देखना, ठीक है।
अब मैंने आपको यहां पर क्या करें, कुछ कुछ वो दे दिए सो दैट हम एक बार एंगल ऑफ प्रिज्म को दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, अब लाइट पर डिपेंड करता है सर, लाइट कौन कौन से दो सरफेसेस पर जा रही है। मान लो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, लाइट हमारे पास इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, तो अब आप बोलो सर एंगल ऑफ प्रिज्म तो यहां तो कैसे निकालूंगा, तो इसको एक्सटेंड कर लेना बेटा, भले ही ये ब्रोकन प्रिज्म हो, हमारे पास ये वाला एंगल इसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। क्लियर, लाइट हमारे पास, मान लो लाइट हमारे पास इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर निकल गई, तो ये वाला एंगल इसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ए। मैं ए के नाम से नाप लिख देता हूं, एंगल ऑफ प्रिज्म हमें बताना है कि किस रे के लिए कौन सा होगा। तो सर ऑरेंज वाली रे इन दोनों सरफेसेस के बीच का ये इसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, रेड वाली रे इन दोनों सरफेसेस पे गई है तो ये हमारे पास होगा, और यहां वाली लाइट सर अगर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे निकल गई, तो ये वाला एंगल इसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है। सर ये तो हमारे पास प्रिज्म नहीं है, हाँ, तो अगर लाइट हमारे पास ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, इन दो सरफेसेस के बीच का एंगल ही आपके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग मार्क करेंगे। क्लियर, सर ये तो स्लैब है, मैंने कहा हाँ, तो क्या हो गया सर, अगर मान लो लाइट हमारे पास ऐसे गई, ठीक है, लाइट हमारे पास ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो अब हमारे पास क्या इसको प्रिज्म मानेंगे, बिल्कुल। इन दो सरफेसेस के लिए, इन दो सरफेसेस का जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो सरफेसेस जो यूज हो रहे हैं, दो सरफेसेस जो यूज हो रहे हैं उनके बीच में कोई एंगल आ रहा है क्या, नहीं, तो एंगल ऑफ प्रिज्म पिंक वाली लाइट के लिए हम लोग क्या कहेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर मान लो कि हमारे पास लाइट ऐसे आई, फिर ऐसे हुई, ठीक है, इधर इधर, और फिर ऐसे निकल गई, तो इस बार आपके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 90 डिग्री। इस बार आपके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 90 डिग्री। बस उन दो सरफेसेस को एक्सटेंड करना, जो भी एंगल आएगा दैट इज आवर एंगल ऑफ प्रिज्म। मान लीजिए मेरे पास यहां पर लाइट ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे निकल गई, अगर मैं पूछूं एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, सर इन दोनों सरफेसेस को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ये होगा हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म। मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मेरे पास लाइट यहां पर आई, फिर यहां गई, फिर यहां से निकल गई, तो ये वाला जो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, मानिए ये ऐसे आई, फिर ऐसे गई, और फिर ऐसे निकल गई, सपोज, तो ये वाला जो दो सरफेसेस यूज हुए हैं दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म, सपोज। ठीक है, तो बेसिकली एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू मैट सरफेसेस अबाउट विच रिफ्रैक्शन अकर्स। इन दो सरफेसेस, जिन दो सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है उनके बीच का एंगल ही हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है, इन दोनों के बीच का एंगल ही हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, अब बात आती है प्रिज्म का दो ही काम थे, एक डिविएशन कराना, एक डिस्पर्जन कराना। तो सबसे पहले हम लोग डिविएशन की बात करते हैं। डिविएशन नाम हम लोगों ने अपने मिरर से पढ़ना स्टार्ट किया है कि भाई एंगल बिटवीन, और ये ना ध्यान सुनना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, प्रिज्म देखने में आपको इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव करेंगे वो कई बार कुछ सवालों में लगते भी हैं और कई बार नहीं भी लगते, जरूरत नहीं होती, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल चीजें जो मैं अभी पढ़ाऊंगा ना, अगर आपका वो क्लियर है, बिलीव मी आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो दिस इज एंगल बिटवीन इनिशियल डायरेक्शन ऑफ IR एंड इमर्जेंट रे, जो फाइनली रे बाहर निकल रही है उसके बीच में और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ डिविएशन। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जरा समझना, ये हमारे पास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, म्यू। तो लाइट जब भी हमारे पास इस सरफेस पर आएगी, मान लेते हैं ये लाइट हमारे पास सरफेस पे आई, तो क्या आप नॉर्मल बनाएंगे, हाँ सर, तो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस आप बनाते हैं, यस, तो इसको हम लोग ले लेते हैं नॉर्मल 1। दिस इज योर IR, तो जो भी आप एंगल लेंगे बेटा यहां से ही नापेंगे, नॉर्मल से ही नापेंगे, यस, तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जरा समझना, ये जो प्रिज्म है, बाहर एयर है, ठीक है, मीडियम भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम लोग एयर लेकर के चल रहे हैं। यहां पर हमारे पास एयर है, ठीक है, यहां पर ग्लास है और यहां पर भी हमारे पास एयर है। मीडियम अलग अलग भी हो सकते हैं, तो आप समझना स्नेल्स लॉ में वेरिएशन आ जाएगा और कुछ नहीं होता है।
तो ये लाइट अगर आप देखें तो सर हमारे पास लाइट रेयर टू डेंसर जाती है, तो जानी किस साइड चाहिए? सर ये जानी इधर चाहिए, लेकिन शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल ये हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसे बना दो, ठीक है। ये शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल ये इस साइड बेंड हो गई, मैंने कहा बहुत सही। अब ये जा करके दूसरे सरफेस पर हिट करेगी, तो क्या यहां पर भी नॉर्मल होना चाहिए? हाँ सर नॉर्मल होगा, स्नेल्स लॉ तो लगेगा। अब लाइट हमारे पास जैसी डेंसर टू रेयर जाती है तो जानी इधर चाहिए, लेकिन ये शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गोज लाइक दिस। तो इसको जाना कहां था रे को? सर अगर हम लोग रे की बात करें तो रे को हमारे पास जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, दिस इज योर इनिशियल डायरेक्शन। और फाइनली रे गई किस डायरेक्शन में है? सर इस डायरेक्शन में गई है। तो अगर हम लोग देखें तो दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे पास ये अगर आप नोटिस करें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो यहां पर जो आपका एंगल नॉर्मल के साथ आ रहा है मैंने इसको R1 ले लिया बेटा। अब ये जाकर के दूसरे पॉइंट पर हिट कर रहा है, हाँ, तो यहां का एंगल अलग होगा R2, और यहां से जब लाइट बाहर निकल रही है तो मैंने यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस ले लिया है, दैट इज I2, या E ले लो, चलो E से, ये E इज अवर एंगल ऑफ इमरजेंस। आप I2 लेना चाहते हो I2 भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लाइट आई, सर एक नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैंने कहा बहुत सही। अगर आप देखें R2 दूसरे साइड पर जाकर के, जरूरी नहीं है वो R1 R2 बराबर हो, वो दूसरे साइड पर जाकर के हिट करेगा और फिर लाइट वहां से बाहर निकल गई हमारे पास। दिस इज योर इनिशियल डायरेक्शन, दिस इज इनिशियल डायरेक्शन ऑफ IR, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मैंने कहा हां। और दिस इज योर इमर्जेंट रे, जो बाहर रे निकली है वो ये वाली है, हाँ सर। तो मैंने कहा कि इनके बीच का जो भी ये एंगल आ रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपना डिविएशन एंगल। हमें यही डिविएशन एंगल निकालना है कि प्रिज्म ने लाइट को बेंड करा है तो कितने एंगल से बेंड कर दिया है, क्लियर? क्योंकि दो सरफेसेस यूज हो रहे हैं बेटा, एक सरफेस यहां यूज हुआ, एक सरफेस यहां यूज हुआ, तो इन तीनों में से ABC, इन तीनों में से एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास कौन सा बन गया? सर दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म ए से ही हम लोगों ने डिनोट कर दिया। अब बी को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि दो मैच सरफेसेस जो यूज हो रहे हैं उनके बीच का एंगल ए है, ठीक है। अब वहां पर 60 हो सकता है, 45 90 हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें किस प्रकार का प्रिज्म दिया हुआ है। अब सारे बच्चे जरा नोटिस करना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूं, ABC हो गया, या फिर मैं यहां पर ले लेता हूं X, यहां पर ले लेता हूं Y, और यहां पर ले लेता हूं O। मेजॉरिटी सवालों में आपको यहां पर स्नेल्स लॉ लगाना पड़ सकता है, तो याद रखना एट X अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो 1 इंटू साइन I1 दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 आ रहा है। एक इक्वेशन ये बहुत काम आती है, स्नेल्स लॉ। सर इसको तो रटने की जरूरत भी नहीं है, ये तो हमें पता ही है। मैंने कहा बहुत सही। क्या दूसरे पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लग सकता है? यस। तो एट Y हमारे पास आएगा म्यू इंटू साइन ऑफ R2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ E, हाँ या ना? ये हमारे पास इस प्रकार से आया। जरा देखना, आप इन दोनों को इक्वेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पे R1 है, यहां पर हमारे पास R2 है, क्लियर? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें डेविएशन एंगल निकालना था, तो अब जरा दिमाग लगाते हैं, ठीक है? जरा यहां पे समझना, अगर ये वाली लाइन देखें, ये वाली लाइन सीधी लाइन है, ये वाली लाइन सीधी लाइन है, अगर मैं आपसे ये वाला एंगल टोटल पूछूं तो ये टोटल एंगल कितना होगा? सर ये जो टोटल एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट है I1, तो क्या मैं यहां पर ये वाली चीज कह सकता हूं? ध्यान सुनना, ये वाला जो एंगल है मैं इसको ऐसे मार्क करता हूं, अगर आप देखें तो बेटा ये वाला एंगल अगर आपका I1 है तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट I1 होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, है ना? तो उसमें से अगर मैं R1 को हटा दूं तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना होगा? ये वाला एंगल, सर दिस इज I1 माइनस R1। मैंने कहा बहुत सही। जरा इसको भी देखना, सर अगर हमारे पास ये वाला एंगल हमारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस E है, तो ये टोटल एंगल भी एंगल ऑफ इमरजेंस E होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। मैंने कहा राइट। तो अगर आपसे मैं पूछूं ये वाला एंगल हमारे पास कितना है? सर ये वाला एंगल आपका होगा E माइनस R2।
E माइनस R2। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, नेक्स्ट पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास जो डेविएशन है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के लिए अगर जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज सम ऑफ टू इंटरनल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है ना। तो अगर आप ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी सर, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के समीशन के लिए, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा सर, जो डिविएशन आपको चाहिए था, दिस डिविएशन इज एक्चुअली में सम ऑफ I1, ठीक है, सम ऑफ I1 माइनस R1 प्लस E माइनस R2। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो दिस इज I1 प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2। ये हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आया। डिविएशन किसी भी अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है तो उसका एक करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। तो आप स्नेल्स म्यू दे रखा है तो स्नेल्स लॉ लगा के पहले R1 निकालेंगे, फिर R2 अभी कैसे निकाले वो बता रहा हूं, फिर E निकालेंगे। तो डिविएशन एंगल हमारे पास होता है ये। अब मैंने कहा यार R1 और R2 में आपस में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल ये देखें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां पे बन रहा है, अगर आप ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखें, ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखें, इसमें दो एंगल तो आपके 90 डिग्री बन गए। तो हमारे पास A और O इन दोनों का समेशन कितना होगा सर, 180 डिग्री होगा, है ना। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन क्वाड्रिलेटरल AXONY, अगर मैं AXOY की बात करूं तो दो एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री है ना। एंगल A या सीधे एंगल की बात कर रहा हूं, A प्लस O एक्चुअली में कितना होगा सर, 180 डिग्री होगा। मैंने कहा अगर मैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एक्स वाई एंड ओ, एक्स वाई और ओ ट्राइंगल देखूं तो हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस O ये भी 180 डिग्री होगा, है या ना। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर दें, क्योंकि ये 180 डिग्री के बराबर हैं, तो A प्लस O दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस O। तो O और O चला गया, A की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है बेटा, R1 प्लस R2 के बराबर होती है। कहने का मतलब सर, मैंने कहा कि हम लोगों ने जैसे मान लो कोई भी आपको प्रिज्म दिया, आप यहां स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो सर R1 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, यहां स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो सर R2 तो पता ही नहीं है, लेकिन A की वैल्यू हमेशा R1 और R2 के बराबर होती है, ठीक है। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आप यहां से पहले R1 निकालेंगे, स्टेप क्लियर करिए, स्नेल्स लॉ लगाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है तो आपको R1 पता लगेगा, R1 पता लगेगा, A में से माइनस करके R2 पता लगेगा, और आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो स्नेल्स लॉ लगा करके E तक आप आ सकते हैं। फिर आपके लिए डिवीजन अगर कोई पूछे तो डिवीजन के लिए अगर मैं यहां पर नोटिस करूं तो I प्लस E, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लग गया, क्वेश्चन में दे रखा है, E हम लोगों ने निकाल लिया, R1 प्लस R2 हमारे पास A ही आ गया है। तो डिवीएशन को मैं लिख सकता हूं I1 प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2 था, हाँ सर, तो ये वाला तो A के बराबर है, तो डिवीएशन इज I प्लस E माइनस ऑफ A। ये जनरल डिवीएशन है, जनरल डिविएशन फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। किसी भी एंगल पर अगर आपको डिविएशन एंगल निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक एंगल ऑफ प्रिज्म पता होना चाहिए, एक I पता होना चाहिए, एक E पता होना चाहिए। सर E कैसे निकालेंगे, दो बार स्नेल्स लॉ लगा करके आप निकाल सकते हैं, कोई खतरनाक बात नहीं है, ठीक है। अब बात आ रही है कि जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो इसका ग्राफ भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो मिनिमम डिविएशन की बात होती है, ठीक है। अगर मैं डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखना, डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो ये कोई नॉर्मल सिंप्लीफाइड ग्राफ नहीं है जो आप लोगों ने पढ़ा है। हम लोग कौन कौन से ग्राफ पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब जेनरिक ग्राफ, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, सिग्नम फंक्शन, ये सब कुछ जेनरिक ग्राफ पढ़ते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, मुझे किसके बीच में चाहिए, हमारे पास डेल्टा और आई के बीच का। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है जो मैं अभी आपको कर रहा हूं,
अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से देखूं तो हमारे पास साइन ऑफ आई, दैट इज I1 हटा करके आई कर रहा हूं सर, दैट इज म्यू ऑफ साइन ऑफ आर। मैंने कहा हाँ। तो डिविएशन का पहले मेरे को डिविएशन एज अ फंक्शन ऑफ आई मिलेगा तभी तो ग्राफ बनाऊंगा। तो जरा देखना, डेल्टा इज इक्वल टू आई तो है ही, अब ई को किसके टर्म्स में रखना है? ई को रखना है आई के टर्म्स में। सर ये कैसे करें? मैंने कहा देखो दो इक्वेशन थी, म्यू R1 म्यू साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ई। तो ई सर यहां से निकाल लो। मैंने कहा ई क्या आएगा सर? साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ऑफ R2। प्लीज अभी आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ग्राफ, कई बच्चे कहते हैं सर ये पैराबोला ग्राफ होगा। नहीं भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन आपको इसका शेप पता होना चाहिए कि कैसा ये शेप यू शेप का आता है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास अगर इक्वेशन आ जाए, ई अगर मैं यहां पर लिख दूं तो ए तो देखो कांस्टेंट है, आई के साथ ग्राफ बनाना है, ई को हटाना है हमें, किसके टर्म में? आई के टर्म्स में। तो मैंने कहा ई इज साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन R2, फिर मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन R2, क्या लिख सकता हूं? A माइनस R1 लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो, ये आ गया। अब मैं R1 यहां से निकालूं तो साइन आई डिवाइडेड बाय म्यू, साइन आई डिवाइडेड बाय म्यू का होल साइन इनवर्स, दैट इज आवर R1। तो E का फंक्शन क्या आया बेटा? साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन, साइन के अंदर A माइनस हमारे पास R1 की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ साइन आई डिवाइडेड बाय म्यू, ये फंक्शन आया है भाई ई का। ये तो सर बहुत गंदा है। यस, इसीलिए आपके कई दोस्त बोलेंगे कि यार जो डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ होता था ना, वो एक्चुअली में पैराबोला होता। कह देना भाई पैराबोला नहीं तो एक कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होता है, इसका कोई नाम नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब आपका फंक्शन क्या बना? डिविएशन इज इक्वल टू आई प्लस साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन बाय साइन आई डिवाइड बाय म्यू माइनस ए का ग्राफ बनाना है। तो बना पाओगे? नहीं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है। ये ग्राफ बनाया कैसे जाता है? कंप्यूटर के मॉडलिंग के थ्रू। कंप्यूटर्स को सारी इक्वेशंस का पता रहता है, हम उसको इक्वेशंस देते हैं तो वो इस ग्राफ को बना करके हमें देता है। तो हमें इस ग्राफ का इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ। बस आपको ये याद रखना है कि डिविएशन का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास आता है। ठीक है, ये असिमेट्रिकल होता है। ठीक है, असिमेट्रिकल ग्राफ, असिमेट्रिकल हमारे पास ग्राफ बेसिकली होता है, नॉट अ पैराबोला, नॉट अ पैराबोला। कुछ बच्चे ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं कि ये पैराबोलिक ग्राफ होता है। नहीं, ये हम लोग नहीं बताते, कोई इसका नाम नहीं है, असिमेट्रिकल ग्राफ है, यू शेप का आप कह सकते हो। ठीक है, जब ये ग्राफ आया तो हम लोगों ने देखा कि यार एक प्रिज्म ना कम से कम, मतलब ऐसा नहीं है कि डिविएट कर रहा है तो किसी भी एंगल पर डिविएट कर देगा। मेरे वर्ड को सुनना, जब हम लोगों ने ये ग्राफ प्लॉट करवाया कंप्यूटर से तब हमें पता लगा कि यार ऐसा नहीं है कि ये किसी भी एंगल पर डिविएट करेगा। हम उसको बोले 0 पर कर दे तो 0 पर कर दे, 2 पर कर दे 2 पर कर दे, 3 पर कर दे 3 पर कर दे, ऐसा नहीं है। हर प्रिज्म का अपना एक मिनिमम डिविएशन होता है। ठीक है, इससे नीचे वो डिविएट नहीं कर सकता है और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर उसका मिनिमम डिविएशन होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो देयर इज, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आई हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, देयर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, देयर इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच देयर इज मिनिमम डिविएशन, देयर इज मिनिमम डिविएशन। एक ऐसा एंगल होता है जहां पर हमारे पास प्रिज्म की मिनिमम डिविएशन आती है। क्लियर? अब मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या आपसे पूछा जा सकता है, ये अब आपके बोर्ड्स में भी है। तो पहली बात, कंडीशन क्या है मिनिमम डिविएशन की? अब यहीं से 2-3 सवाल खड़े होते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन? प्रिज्म मिनिमम डिविएशन में कब आता है? कंडीशन फॉर डेल्टा मिन, मिनिमम डिविएशन क्या है? ठीक है, फिर हमारे पास किसी भी प्रिज्म का मिनिमम डिविएशन होता कितना है, ये आपको बात करनी है। समझे मेरी बात? हम लोगों ने जब इसका ग्राफ बनाया तो एक असिमेट्रिकल ग्राफ आया, हमने देखा यार उसका एक मिनिमा आ रहा है, मतलब हमारे पास उस प्रिज्म की मिनिमम डिविएशन किसी एंगल पर अटेन हो रही है।
अगर आप देखें तो यहां पर आपका डेल्टा मिन हमारे पास अटेन हो रहा है किसी एंगल पर। तो उन्होंने कहा कि यार ये कौन सा ऐसा एंगल है जिस पर हमारे पास मिनिमम डिविएशन आती है, तो कंडीशन क्या है वो बताइए, और इस प्रिज्म की मिनिमम डिविएशन की वैल्यू कितनी है ये बताइए। अब बच्चे यहीं पर थोड़ा सा फैलते हैं कि सर ये कंडीशन कैसे निकालें, ये आपके डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, कंडीशन कैसे निकालें और मिनिमम डेविएशन क्या है और इसका बेनिफिट क्या है ये भी बताइए। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है मिनिमम डेविएशन निकालने का ये भी बताइए। ये तीन चीजें हमें यहां पर देखनी है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें यहां पर देखनी है। आइए अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर टॉपिक्स हैं, ठीक है, मिनिमम डिविएशन एंड ऑल, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, पहला है हम लोग बात करेंगे मिनिमम डिविएशन इन प्रिज्म। मिनिमम डिविएशन इन प्रिज्म, एक प्रिज्म में मिनिमम डिविएशन कितनी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे कि वो कब अटेन होती है। फिर दूसरी बात हम करेंगे उसका बेनिफिट हमारे पास क्या क्या है और मिनिमम डिविएशन पे क्या क्या चीजें हो रही होती हैं प्रिज्म में, उसका समरी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार देखो, जो प्रिज्म का डिविएशन फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो डिविएशन का जो हमारे पास था वैल्यू, दैट इज आई के टर्म्स में लिख लेता हूं, I1 की जगह आई के टर्म्स में I प्लस ई माइनस ए होता है। अगर आप देखें तो ये ए तो कांस्टेंट है हमारे पास, ए ये वाला तो कांस्टेंट है। हाँ, मतलब आपका आई वेरी करेगा तो ई वेरी करेगा। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी करेगा तो आप स्नेल्स लॉ दोनों साइड लगाओगे तो ई वेरी करेगा। तो हमें इन दोनों के वेरिएशन से डेल्टा को मिनिमम करना है। अब जरा देखो हम मैथमेटिकली कैसे करके देखें। यार अगर मेरे को, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो रूट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ई का स्क्वायर, तो कुछ गलत है क्या? नहीं सर। मैंने कहा अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं रूट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ई का स्क्वायर, हमारे पास प्लस 2 रूट आई ई माइनस 2 रूट आई ई माइनस ए, कुछ ऐसे लिख दूं तो गलत है क्या? नहीं सर, आपने प्लस और माइनस सेम चीज करी है, ये कट जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा। मैंने कहा मुझे इसका डिविएशन क्रिएट करना है ना, मैंने एक इसको और एक इसको उठा लिया। जरा ध्यान से देखना, इन तीनों को अगर मैं उठा लूं तो डिविएशन का फॉर्मूला क्या मैं बना सकता हूं? रूट ऑफ आई माइनस रूट ऑफ ई का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस 2 रूट ऑफ आई ई माइनस ए, राइट। अगर मैं देखूं ये डिविएशन का फॉर्मूला जो है इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हम लोग का मिल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू अगर मेरे को इस पूरे फंक्शन में जरा देखा जाए, सारे बच्चे जरा नोटिस करना, ये चीज मेरे पास कांस्टेंट है, आई और ई का प्रोडक्ट कुछ आएगा, लेकिन जो भी है जरा समझना, ये चीज कांस्टेंट है, ये कुछ वैल्यू ले सकता है सर आई और ई की वैल्यू पर डिपेंड करते हुए। मैंने कहा अगर मेरे को इसको मिनिमम चाहिए, अगर मेरे को इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो एक्चुअली में एक स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, स्क्वायर मिनिमम वैल्यू इज 0, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। दैट मींस ये डेल्टा मिन कब अटेन होगा? कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ डेल्टा मिन जो हमें चाहिए था कि एक प्रिज्म की मिनिमम डेविएशन कब अटेन होती है सर, वो तब होती है जब रूट ऑफ आई इज इक्वल टू रूट ऑफ ई हो और आप यहां पे कह दीजिए आई इज इक्वल टू ई हो। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हुए, जितने एंगल पर लाइट जा रही है वैसे ही जितने एंगल पर लाइट निकल रही है, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हमारे पास डिविएशन मिनिमम होगा। क्लियर? अब एट मिनिमम डिविएशन फॉर्मूला क्या आएगा? एट डेल्टा मिन हमें पता लग गया कि आई और ई बराबर होने चाहिए। हाँ सर, तो मैंने कहा ये दोनों तो स्क्वायर हट जाएंगे, तो अगर आप देखें तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ आई ई माइनस ए, तो मैं लिख सकता हूं ये आई का स्क्वायर, तो 2i माइनस ए ये आया। यस, तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास कितना आया? हमारे पास 2i, क्योंकि अंडर रूट में i और e को बराबर रखोगे। सर e भी लिख सकते हैं, वहां पे लिख सकते हो, मिनिमम डेविएशन पे दोनों बराबर होते हैं, तो 2i माइनस ए ये आ गया। तो
सारे बच्चे जरा ये समझना कि अगर मेरे से कोई पूछे कि हमारे पास किस कंडीशन में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा क्या होना चाहिए कि डेविएशन मिनिमम हो, तो सर आई और ई बराबर होने चाहिए और डेल्टा मिन होता है 2i माइनस ए, ये मिनिमम डेविएशन होता है। क्लियर? तो अब हम लोग इसके समरी पॉइंट्स पर आ रहे हैं। समरी पॉइंट्स आपके स्कूल में ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। किसी भी प्रिज्म की मिनिमम डेविएशन की बात करें तो ध्यान से देखना, एट डेल्टा मिन हमारे पास कंडीशन कैसे कैसे बोली जा सकती है, किस कंडीशन में एक प्रिज्म मिनिमम डेविएशन देता है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। आप ये बोलना चाहें तो भी आप बोल सकते हैं, आप ये बोलना चाहें तो भी आप यहां पर बोल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमारे पास आई और ई बराबर है तो इन स्नेल्स लॉ इक्वेशंस अगर आप नोटिस करें बेटा, पहली इक्वेशन क्या थी सर, साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू साइन R1 थी, राइट, और म्यू साइन R2 दैट इज इक्वल टू साइन ई था। मैंने कहा यार मिनिमम डेविएशन पर, एट मिनिमम डेविएशन, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ई और आई तो बराबर है, ये दोनों बराबर हो गए तो ये आपस में बराबर होने चाहिए। दिस सिग्निफाइज म्यू साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ R2। तो सर R1 और R2 भी हमारे बराबर हो जाते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आई कि जब भी आपका डेविएशन मिनिमम होता है तो दूसरी चीज हमें यह बात पता लगी कि हमारे पास R1 और R2 भी आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस जो प्रिज्म में हो रहे हैं ये भी हमारे पास बराबर हो जाते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये किए था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर हमें पता है R1 प्लस R2 तो ये तो A होता है। मैंने कहा हाँ, एट डेल्टा मिनिमम इन दोनों की वैल्यू बराबर हो रही है तो मैं ये कह सकता हूं R1 और R2 बराबर है, हाँ इसको मैंने R मान लिया। तो अगर आप देखें तो 2R इज इक्वल टू A, R की वैल्यू A/2 हो जाती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो प्रिज्म के अंदर R होगा दोनों बराबर होने चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, R की वैल्यू एंगल ऑफ प्रिज्म, मान लो 60 डिग्री का प्रिज्म दिया है तो R दोनों कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री के हमारे पास हो जाएंगे। यस, हमारे पास 30 डिग्री के हमारे पास हो जाएंगे। तीसरी चीज ये आई। चौथी चीज अगर हम लोग यहां पर बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, अगर मैं स्नेल्स लॉ ऑफ पहले वाली की बात करूं, साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ R2 आ रहा है, ओ म्यू साइन ऑफ R1 आ रहा है। अगर आप यहां से आई डेल्टा मीन हमारे पास कितना आया था बेटा, एट डेल्टा मीन 4, डेल्टा मीन की वैल्यू आई थी 2i माइनस ए, राइट। तो यहां से आई अगर आप निकालेंगे तो सर डेल्टा मिन प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो यहां पर अगर आप इसको रख दें तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको स्कूल में कराई गई होगी, डेल्टा मिन प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू म्यू साइन R1 और R2 आपस में बराबर है और होंगे कितने, A/2 के। तो यहां पर आपका A/2 है। तो एट डेल्टा मिन आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म भी निकाल सकते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, वी कैन फाइंड म्यू एट डेल्टा मिन। सर हम म्यू तो कभी भी निकाल सकते हैं ना इस फॉर्मूले से, हाँ निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम डेविएशन आपको आसानी से दिख जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको सिमुलेशन से भी दिखाऊंगा, आपको मिनिमम डेविएशन आसानी से दिख जाएगी। उस केस में आप आराम से अपने एंगल्स को नाप सकते हैं। तो ये आ जाता है बेटा साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डेल्टा मिन बाय 2, साइन ऑफ A/2 सॉरी। तो हमारे पास वी कैन फाइंड म्यू एट डेल्टा मिन, ये होता है बेटा साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस A/2 डिवाइडेड बाय द होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A/2। क्लियर? तो ये मिनिमम डेविएशन का केस है। अब आई होप उसने सिमुलेशन चलाया हो। ठीक है, देखो गधे को,
व्हाट्सएप भी ऑन कर रखा था। हाँ, अब जरा यहां पर ध्यान समझना, हमारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास, ये जो लाइट आप देख रहे हो कि ये स्कैटर कर रही है, ये हमारे पास दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं यहां पर बात करूं, जरा देखना हमारे पास यहां पे TIR हो जा रहा है, लाइट जा ही नहीं पा रही है। ठीक है, एक मिनट रुकना। जरा यहां पर नोटिस करना, हर प्रिज्म में एक्चुअली में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। जो भी लाइट जा रही थी उसको जाना किधर चाहिए था सर, इधर जाना चाहिए था, लेकिन वो लाइट हमारे पास क्या हो गई, बेंड होकर के चली गई, तो एक डिविएशन भी हो रहा है। और ये व्हाइट लाइट, अगर ये हमारे पास व्हाइट लाइट है तो यहां पर सर स्कैटरिंग भी हमारे पास हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। उसको अलग हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको 0 कर देता हूं, तो ये मोनोक्रोमेटिक टाइप से आपको दिखेगी, सिंगल एक लाइट रे दिखेगी। ठीक है, अब क्या है कि जो भी रे हमारे पास जा रही है, आप देख रहे होंगे कि ये डिविएशन हो रहा है, तो मिनिमम डिविएशन हमारे पास आया कैसे, मिनिमम डिविएशन आया हमारे पास कुछ ऐसे। क्यों, क्योंकि सर यहां पर जो नॉर्मल होगा और यहां पर नॉर्मल होगा, जब ये दोनों एंगल हमारे पास बराबर होंगे तभी मिनिमम डिविएशन आ रहा है। यस और नो, याद करिए मिनिमम डिविएशन हम लोग आंखों से देख करके बता सकते हैं कि मिनिमम डिविएशन आ चुका होगा, इसीलिए हम लोग म्यू की कैलकुलेशन मिनिमम डिविएशन पर कर रहे हैं। यहां पर अलग अलग डिविएशन के इसकी वैल्यूज होंगी, लेकिन मिनिमम डिविएशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारे पास ए है, तो यहां पर आपका एक नॉर्मल बनेगा, यहां पर एक नॉर्मल बनेगा, ये दोनों बराबर हमें करने की कोशिश करनी है। तो आप लेजर जैसी डालेंगे, इन दोनों को बराबर करने की जैसी आप कोशिश करेंगे, तो ये वाली रे कुछ ऐसे जा रही होगी, क्योंकि यहां पर आप एक नॉर्मल बनाएंगे, यहां नॉर्मल बनाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा तभी मिनिमम डिविएशन होगा। इस केस में अगर आप डिविएशन की बात करेंगे तो आपको डिविएशन ऐसा मिलेगा, और अगर आप इसकी बात करेंगे तो एंगल यहां है डिविएशन, तो एंगल आपका बढ़ गया। तो डिविएशन एंगल आप मिनिमम अटेन करने के लिए सर इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा कुछ ऐसे। तो इस केस में आपको आंखों से दिख रहा है कि भाई ये मिनिमम डिविएशन होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप अपने नॉर्मल बनाएंगे ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे, और हमारी थ्योरी में भी था R1 R2 बराबर होने चाहिए कितने, a/2 के, तो आपको मिनिमम डिविएशन आंखों से दिखेगा। तो किसी भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है, पहले मान लो कि मेरे पास एक ग्लास था, किसी ने कहा भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो मैंने उस ग्लास से एक प्रिज्म बना लिया। ठीक है, प्रिज्म में लाइट को भेजा, लाइट हमारे पास बेंड कर रही है, तो मैंने किसी तरीके से मिनिमम डेविएशन की बात करी, जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस हो, या R1 और R2 दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल बराबर हो, उनकी वैल्यू a/2 के बराबर हो, तब हमारे पास डेल्टा मीन आ जाता है, दैट इज 2i - a। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उस कंडीशन पर निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे को आंखों से दिख रहा है कि ये मिनिमम डिविएशन पर आ चुका है। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए हमें, डिविएशन मिनिमम। अब आप क्या कर, जैसे आप लोगों ने 10वीं क्लास में ग्लास स्लैब वाला करा होगा, रे बनाई है ना, रे 2 पिंस लगाए, इधर से देखा, फिर 2 पिंस लगाए, फिर आपने लाइन खींच ली, तो वैसी प्रिज्म में आपने लाइट डाली तो आपको लाइट दिखेगी जाते हुए। तो आपको एंगल नापने में आपने वहां पर क्या करा, 2 पॉइंट्स बना ली, उनके बीच में स्ट्रेट लाइन बना ली। कुछ बच्चे सोच नहीं पाते, मान लो मेरे पास ये रहा प्रिज्म, मैंने लेजर मारी, लेजर ऐसे ऐसे करके ऐसे चली गई, तो मेरे को दिखाई दे रहा है, मैंने पेंसिल से यहां मार्क करा, 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 यहां मार्क करा, यहां मार्क करा और यहां मार्क कर लिया। तो अब मैंने क्या करा, इस पूरे सिस्टम को हटाया, यहां लाइन खींची, 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 पूरा प्रोसेस समझ आ गया कि क्या हुआ होगा, राइट। अब कोई बच्चा बोले कि सर हम एंगल कैसे नापेंगे, तो भाई एक स्ट्रेट लाइन यहां बना ली, स्ट्रेट लाइन यहां बना ली, इस एंगल को मैं क्या अपने प्रोटेक्टर से नाप नहीं सकता, बिल्कुल नाप सकता हूं। एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दोनों लाइन के बीच में क्या आप एंगल नहीं नाप सकते, बिल्कुल नाप सकते हो। तो आप एक्सपेरिमेंट जब प्रिज्म के ऊपर करते हो तो आप इस तरीके से यहां पर करते हो। ठीक है, तो अब जरा यहां पर नोटिस करना, मेरे को डेल्टा मिनिमम चाहिए, वो मिल जाएगा। ए एंगल ऑफ प्रिज्म कितने एंगल का लिया है वो पता है, और सारी चीजें पता है, तो म्यू भी पता है। क्लियर, तो ये भी चीज आपको यहां पर याद रखनी है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसा स्टेटमेंट होता है कि डेल्टा मिनिम पर जब आप मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो जो ये आपका बेस है, ये 2 मैट सरफेस तो आपके यूज हो गए रिफ्रैक्शन में। हाँ सर एक ये यूज हो गया, एक ये यूज हो गया, ये हो गया आपका दूसरा वाला सरफेस, दैट इज अवर बेस। तो मिनिमम डेविएशन में लाइट एक्चुअली में जब भी जाती है तो सिमेट्रिकली हमारे पास जाती है, तो दिस इज पैरेलल टू द बेस।
पैरेलल टू बेस। कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि एक प्रिज्म में लाइट को इस तरीके से भेजा कि जो रिफ्रैक्टिंग लाइट थी, जो प्रिज्म के अंदर वाली लाइट है, वो बेस के बिल्कुल पैरेलल हो गई, तो समझ जाना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना दिया आपने। तो इस साइड का एंगल और उस साइड का एंगल सेम हो गया, और जैसे ही वो हमारे पास सेम हुआ, दैट मींस ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पर आ चुका है। क्लियर? तो ये है हमारे पास डेविएशन मिनिमम। ठीक है, ये है हमारे पास डेविएशन मिनिमम। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया 2i माइनस ए। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको यहां पर याद होने चाहिए। अब बात आ रही है हमारे पास मैक्सिमम डेविएशन की। एक प्रिज्म ऐसा नहीं है कि भाई जितना भी लाइट को बेंड करना है उतना बेंड कर देगा, नहीं, देयर इज अ मैक्सिमम डेविएशन और एज वेल, जिसके स्कूल में बात नहीं होती, लेकिन कंपटीशन में आपका सवाल बनाया जा सकता है, फाइंड द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म। फाइंड द मैक्सिमम डेविएशन विच कैन बी मेड थ्रू अ प्रिज्म। अब मैं इसको डब्बे में डाल रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि यह आपके स्कूल के लिए नहीं है, फॉर श्योर यह आपको स्कूल में, नॉट इन बोर्ड्स। ठीक है, नॉट इन बोर्ड्स। तो इसको समझने की ज्यादा कोशिश करनी है रेदर देन इसके डेरिवेशन पर जाने के लिए। ठीक है, अब जरा ये नोटिस करना कि सिर्फ अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ बनाऊं, सिर्फ मैं अगर एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ बनाऊं, तो नोटिस करना ये चीज तुमने शायद नहीं करा होगा कि सर इस वाले पॉइंट को छोड़ दूं ना, तो हमारे पास ये, अगर मैं एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन काटूं तो दो एंगल आ रहे हैं, दो हमारे पास एंगल आ रहे हैं। मैंने कहा हां, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ जरूरी नहीं है बराबर हो, मैंने बना दिया है ऐसा, ठीक है, लेकिन ये असिमेट्रिकल ग्राफ होता है। अभी रीजन भी आपको समझ आएगा कि सर असिमेट्रिकल कैसे पता लगा, वो भी मैं बताता हूं। ये वाली जो चीज मैंने कहा कि भाई अगर मेरे पास एक ही डेविएशन है, एक ही डेविएशन है, तो दो एंगल पर अटेन की जा सकती है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अगर मैं एक फिक्स डेविएशन की बात करूं तो सर इसके लिए एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी है और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी है। बस मिनिमम डेविएशन को छोड़ दो, वहां पर एक ऐसा एंगल है जहां पर डेविएशन मिनिमम हो रहा है। बाकी सारे पॉइंट्स पर जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो एक ही डेविएशन के लिए दो एंगल्स आ रहे हैं, राइट? तो अब जरा देखना, हम लोग मैक्सिमम डेविएशन को, इसमें ये चीज आएगी। एक प्रिज्म का, आराम से सुनना बेटा, एक प्रिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम डेविएशन हमारे पास अटेन कैसे हो सकती है? सर मैक्सिमम डेविएशन कैसे अटेन हो सकती है, इसके बारे में ध्यान सुनना। मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू, लाइट हमारे पास कुछ इस प्रकार से आई, ठीक है, लाइट मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो हमें क्या चाहिए, डेविएशन का फॉर्मूला है आई प्लस ई माइनस ए, है ना? तो मैं कोशिश करूंगा कि यार मेरे पास डेविएशन अगर मुझे मैक्सिमम करनी है तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, मैक्सिमम एंगल ऑफ इमर्जेंस हो। तो ए तो हमारे पास कांस्टेंट है ना, डेल्टा मैक्स, अगर डेल्टा की बात करें तो आई प्लस ई माइनस ए हमारे पास हो, ये होता है। अब आपका जो ये ए है, ये वाला ए, ये तो कांस्टेंट है सर, ये तो कभी वेरी नहीं करेगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा आई और ई का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊं जिससे ये मैक्सिमम हमारे पास आ जाए। क्लियर? अब जरा देखना, ये कॉमन सेंस था वैसे तो, जब पूछा जाता है बच्चे कहते हैं सर हम कैसे सोचेंगे, अभी ये तो तू भी सोच सकता है। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमारे पास सर मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका हो सकता है π/2। यस, अब ये लाइट हमारे पास, ये लाइट हमारे पास क्या हुई, एंटर करी इस मीडियम में, हाँ, और फिर ये लाइट यहां पर बाहर निकल गई। अब बच्चे कहते हैं सर मैक्सिमम में हमारे पास ये भी 90 डिग्री कर दो, जरूरी छोड़ना है। मैंने एक एंगल का मैक्सिमम करा, तो जैसे आप नोटिस करना कि हमारे पास जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाएंगे, जैसे ये हमारे पास ऐसे, ठीक है, जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाऊंगा, अभी TIR हो रहा है, नोटिस करना यहां पे TIR हो रहा है, लाइट जा नहीं रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाऊंगा आप देखना हमारे पास यहां पर कुछ ऐसा होगा। इसमें ना एक और सिमुलेशन था मेरे पास, उसमें ना डेविएशन एंगल का भी वेरिएशन दिखाई देता है, ठीक है।
तो जब आप यहां पर लाने की कोशिश करेंगे, लाइट इधर जा रही है और ये इधर आ रहा है, तो ये मैक्सिमम एंगल है। अगर हम लोग इसको कम करें तो लाइट इधर जा रही है, ये अभी डेविएशन एंगल ये आया, यहां पर ये आ रहा था, नोटिस करना। अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूं तो लाइट इधर जाना चाहती है, इमर्जेंट रे ये है, तो डेविएशन एंगल आपका ये आया, राइट, ये इतना एंगल है। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहां पर कर दूंगा, जैसे ही मैं एंगल यहां कर दूंगा, तो ये लाइट है ये, तो ये आपका डेविएशन एंगल आएगा। पहले यहां था, अब यहां है, तो एक्चुअली में मैक्सिमम डेविएशन हमारे पास कहां अटेन होगा, ऐसे अटेन होगा। क्लियर? तो लाइट हमारे पास जा किधर रही है बेटा, लाइट इधर जा रही है, सरफेस को बिल्कुल टच करते हुए, और ये है आपकी इमर्जेंट रे। तो अगर मैं बात करूं, ये आपका डिविएशन मैक्सिमम होगा, ये आपका डिविएशन मैक्सिमम होगा। तो याद क्या रखना है कि मैक्सिमम डिविएशन विल बी अटेन्ड when angle of incidence that is equal to 90 डिग्री, that is equal to हमारे पास 90 डिग्री। तो जैसे आपका ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, तब आपका मैक्सिमम डिविएशन आएगा। जरा यहां पे समझना, हमारे पास ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये वाला एंगल होगा R1, यहां पर भी सर एक नॉर्मल होगा, मैंने कहा राइट, ये वाला एंगल आपका होगा R2, मैंने कहा बिल्कुल, और यहां पर है आपका एंगल ऑफ इमरजेंसी। तो अगर कोई बोले कि भाई पहले तो कंडीशन बताओ कि किस कंडीशन में हमारे पास डिवीजन मैक्सिमम अटेन हो सकता है, तो स्कूल में नहीं पूछा जाएगा कि जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, π/2 हो, तब आपका मैक्सिमम डिवीजन आएगा। जैसे आप एंगल कम करोगे, ये वाली लाइन ऐसे होएगी और ये एंगल कम होता जाएगा, इधर मैक्सिमम होगा, इधर कम हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम डिवीजन आएगा। अब कोई नेक्स्ट चीज पूछ ले हमारे पास, सेकंड चीज, फाइंड डेल्टा मैक्स, कितना मैक्सिमम डिविएशन होगा। आपने डेल्टा मिन निकाला है तो मैक्सिमम डिविएशन भी बता दो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा मैक्स अगर आप देखें तो एक एंगल आपका π/2 हो गया बेटा, हाँ, प्लस ई माइनस ए, ई निकालना है, सारा खेल हो जाएगा। तो स्नेल्स लॉ लगा दो यहां पे, तो सर 1 इंटू साइन ऑफ π/2, मैंने कहा बिल्कुल, इंटू इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1 आ जाएगा, मैंने कहा राइट। तो ये सर म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ R1 आ गया एक, ठीक है, म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1 हो गया, मैंने कहा बहुत सही। जरा दूसरा देखना, सर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा के ई निकाल लो, तो मैंने कहा यहां स्नेल्स लॉ लगाओगे, म्यू साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ई आ जाएगा, हाँ सर राइट। तो मैंने कहा म्यू R2 की जगह पे मैं a माइनस R1 लिख सकता हूं, क्योंकि R1 R2 हमेशा a के बराबर होते हैं, यस, तो मैंने इसको लिखा ऐसे, ठीक है। और जरा देखना, यहां से अगर मैं निकालूं साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ऑफ a माइनस R1 कितना था हमारे पास दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, है ना, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, दैट इज इक्वल टू ई। इसीलिए आपके स्कूल में ये नहीं है। कोई बोले मैक्सिमम डिविएशन निकाल दो, तो सर π/2 प्लस हमारे पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ हमारे पास म्यू साइन, ठीक है, म्यू साइन a माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/μ हमारे पास, दैट इज प्लस a, दैट इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स। आ दोगे तो प्राण भूल गए होंगे, फिर ये याद कैसे करेंगे, याद थोड़ा ना करना है, मैं निकालने का आपको तरीका बता रहा हूं। पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि यार डिविएशन कभी भी हमारे पास मैक्सिमम होता है, ध्यान सुनना, डिविएशन कभी भी अगर आपके पास मैक्सिमम होता है, उसकी कंडीशन क्या है, एंगल की वैल्यू π/2। अब तुम कहो सर ये याद ही नहीं होगा, तो याद करने के लिए कह भी नहीं रहा हूं। बेसिकली मैंने तुम्हें क्या बोला, अप्रोच समझिए। क्वेश्चन में मान लो म्यू की वैल्यू 2 दे दी या 3 दे दी या 4 दे दी, कुछ भी दे दिया, क्या आप यहां स्नेल्स लॉ लगा सकते हो? हाँ, मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये हमारे पास 60 डिग्री है और म्यू की वैल्यू आ गई √2 सपोज।
क्या तो यहां स्नेल्स लॉ लगा, मैंने बोला डेल्टा मैक्स बता दो, तो डेल्टा मैक्स के लिए सर एक एंगल तो π/2 होगा, एक एंगल 60 डिग्री होगा, ई निकालना है। तो भाई ठीक है, एक बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे, 1 इंटू साइन ऑफ 90 1/√2 इंटू साइन ऑफ R1, तो R1 की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। हाँ, अगर ये 45 है, ये 60 है, तो ये कितना हुआ 15 डिग्री, तो यहां पे साइन √2 इंटू साइन ऑफ 15 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ई, है ना, तो वहां से आपका ई आ जाएगा। तो बेसिकली आप ई अपने स्नेल 2 बार स्नेल्स लॉ लगा करके आप अपना ई निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं एग्जांपल के लिए बस ऐसी डेटा दिया है, वो आपको डेटा ऐसे देंगे कि आप ई आसानी से निकाल पाए। तो मैक्सिमम डिविएशन समझ आया, समरी इसकी भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, कभी भी whenever you are asked to find डेल्टा मैक्स, कि भाई मैक्सिमम डिविएशन बता दो, तो याद रखना डेल्टा मैक्स होता है π/2 प्लस ई माइनस ए, ये होता है हमारे पास डेल्टा मैक्स। ए आपको क्वेश्चन में जनरली गिवन होगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास कितना है, ये आपको क्वेश्चन में जनरली गिवन होगा। सर ई कैसे निकालना है? ई आप 2 बार अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एक्स एंड वाई सेपरेटली एंड फाइंड ई, आप ई निकाल लीजिएगा वहां से। ठीक है, क्वेश्चन में आपको म्यू दे रखा होगा, आई आपको पता ही है, याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री लेकर के चलना और ई निकाल लेना, हो जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये एज अ क्वेश्चन होता तो कोई खतरनाक बात नहीं थी। अब दूसरी बात, एक तो ये चीज आपको समझ आई, दूसरी बात, सर जो डेल्टा का अगर हम लोग ग्राफ देखें, डेल्टा और आई का जो आप ग्राफ बता रहे थे, वो तो आप कह रहे थे ये असिमेट्रिक होता है। मैंने कहा हाँ, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहां पर मैं डेल्टा मिन की बात कर रहा हूं, विच इज 2i माइनस ए, ऐसा होता है, ये असिमेट्रिक है, ये पैराबोला नहीं है। तो हमें एक बात ये पता लगी, यार जो डेल्टा मैक्स अटेन हुआ, ठीक है, ये हमारे पास आई की वैल्यू जब π/2 होती है, तब एक्चुअली में डेल्टा मैक्स हमारे पास अटेन होता है। ये आपका डेल्टा मैक्स अटेन होता है, विच इज π/2 प्लस ई माइनस ए। सर एक और एंगल भी तो आ रहा है, वो कौन सा एंगल है, वो भी तो बताओ, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर यहां पर भी तो एक एंगल और आ रहा है। ये कौन सा एंगल है? 2 एंगल पर डेल्टा मैक्स अटेन हो रहा है ना। आप ही ने तो ये बताया था कि सिर्फ मिनिमम पॉइंट को अगर मैं छोड़ दूं, उससे ऊपर सभी पर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, इन दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डिविएशन आएगा। फिर एक और लाइन आप खींचोगे तो इन दोनों एंगल्स के लिए सेम डिविएशन आएगा। मैंने कहा हाँ, तो सर एक एंगल तो आपने बता दिया कि डिवीजन मैक्सिमम हमारे पास π/2 पर होता है, दूसरा एंगल कौन सा है, इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा तू निकाल चुका है, जरा ये समझना, लाइट में एक रिवर्सिबिलिटी लॉ होता है। अगर लाइट, ध्यान सुनना, अगर लाइट हमारे पास जिस डायरेक्शन से होते हुए आई है, अगर मैं उसकी डायरेक्शन पलट दूं तो वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। यस, अगर नोटिस करना बेटा, अगर लाइट हमारे पास ऐसे आई, फिर ऐसे गई और ऐसे गई, तो ये हमारे पास सर डिविएशन मैक्सिमम था। मैंने कहा ठीक है, मान ले मैंने इस लाइट के यहां पे प्लेन मिरर लगा दिया, तो क्या होगा? सर प्लेन मिरर नॉर्मल इंसिडेंस। मैंने कहा हाँ, तो सर ये लाइट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे चली जाएगी, इस बार ऐसे चली जाएगी सर। मैंने कहा हाँ, तो इस बार डिविएशन क्या है? सर जाना इधर चाहिए था, जा इधर रही है। सर ये वाला है एंगल ऑफ डिविएशन। नोटिस कर, जाना किधर चाहिए था? सर ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी। मैंने कहा हाँ, लेकिन सर गई ऐसे है। मैंने कहा राइट, तो सर ये है आपका एंगल ऑफ डिविएशन। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सेम ही है इसके, ये तो बिल्कुल सेम ही है इसके। हाँ सर, तो दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ई। यही वो एक एंगल होता है π/2,
ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एंगल होता है आपका π/2, इनमें से कोई सी को भी π/2 रख लो, तो एक वो उस पर डेविएशन मैक्सिमम होगा, और दूसरा एंगल होता है जब, मेरे वर्ड को सुनना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज π/2, तो जो भी E की वैल्यू आई दूसरा एंगल वही है, क्योंकि अगर आप लाइट को भेजोगे ये ऐसे ऐसे करके इधर चली जाएगी, जानी इधर चाहिए थी, जा इधर रही है, यही वाला एंगल ऑफ डिविएशन और ये वाला एंगल ऑफ डिविएशन वर्टिकली अपोजिट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना ये चीज हम लोग निकाल चुके हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं सेकंड एंगल जो आप बात कर रहे हैं, ये वाला जो एंगल है, सेकंड एंगल जहां डेल्टा मैक्स होता है, जहां डेल्टा मैक्स होता है, ये वही एंगल ऑफ इमर्जेंस है, वही एंगल ऑफ इमर्जेंस E है जो ऊपर कैलकुलेट करा, जो ऊपर कैलकुलेट करा फॉर I इज इक्वल टू π/2। बात समझ आई? जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2 रख के दो बार स्नेल्स लॉ लगाया, मान लो E की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, मेरे वर्ड को सुनना, आपने क्या करा कि π/2 एंगल ऑफ इंसिडेंस रख के दो बार स्नेल्स लॉ लगाया, E की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। दूसरा एंगल जिस पर हमारे पास मैक्सिमम डेविएशन होगा दैट इज 30 डिग्री ओनली, क्योंकि लाइट को अगर आप 30 डिग्री पर भेजोगे ये सेम वैसे ट्रैक करेगा, डेल्टा मैक्स हो जाएगा। तो ये π/2 से जो आपने E निकाला है, जो आपने E निकाला है, वही हमारे पास क्या रहता है, सेकंड एंगल फॉर डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन। अब आप ये समझना, ये ग्राफ असिमेट्रिकल मैंने बोला था, ये ग्राफ असिमेट्रिकल मैंने बोला था, क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है ये फिक्स है, जो इसका जैसे आप यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी करेंगे तो मिनिमम डेविएशन कोई फिक्स नहीं होता, बीच में आएगा, राइट? तो मैक्सिमम डेविएशन, इसके लिए करस्पॉन्डिंग जो एंगल है, डेविएशन मिनिमम जरूरी नहीं है फिक्स, मतलब बीच में हो, तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है हो सकता है इधर हो, तो ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा कि ये फिक्स है π/2। अगर आपका मिनिमम डेविएशन ये हुआ तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, राइट? तो ये हमारे पास अगर देखा जाए असिमेट्रिकल ग्राफ है, क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम वाला पॉइंट फिक्स है, ये वाला पॉइंट फिक्स है, π/2 से ज्यादा एंगल हो नहीं सकता, राइट? इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल आएगा वो आपका मिनिमम एंगल होगा, राइट? मतलब हमारे पास दूसरा एंगल होगा जहां पर डेविएशन मैक्सिमम आ रहा है, जो मिनिमम डेविएशन का लेता है दैट इज I इज इक्वल टू E, I इज इक्वल टू E। वो अगर आप यहां पर नोटिस करें, जरूरी नहीं है कि वो इन दोनों के बीच में आए, तो इसलिए जनरली ये ग्राफ असिमेट्रिक ग्राफ ही कहा जाता है। क्लियर हुई बात? तो ये अब आपके बोर्ड्स में बेसिकली नहीं है, ठीक है? तो ग्राफ ऑफ डेविएशन हो गया, मैक्सिमम ग्राफ, मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन हो गया। ये वाला पॉइंट मैं अभी आपको बताता हूं थिन प्रिज्म्स के बाद, ठीक है? तो ओवरऑल कहानी समझ आई कि प्रिज्म का काम क्या था? सब प्रिज्म का काम था हमारे पास डिविएशन कराना। अब डिविएशन का फॉर्मूला जरा नोटिस करो, दैट इज I प्लस E माइनस A। हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अब बात कही कि यार हम लोग ना बड़े बड़े प्रिज्म्स के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन हमें डिस्पर्जन समझना था कि एक लाइट, जब भी आप लाइट को इधर भेज रहे हैं, जब भी आप लाइट को इधर भेज रहे हैं, तो हमारे पास ये लाइट कहीं ना कहीं स्कैटर कर जा रही है। ध्यान सुनना, ये लाइट हमारे पास कहीं ना कहीं स्कैटर कर जा रही है, ठीक है? तो इस स्कैटरिंग को समझने के लिए हम लोगों ने क्या करा, यहां पर थिन प्रिज्म को समझा। थिन प्रिज्म में बेटा हमारे पास क्या है कि हम लोग जो भी अब अपने प्रिज्म्स ले रहे हैं उसमें हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग बहुत छोटा रखेंगे, ठीक है? ये हमारे पास जो एंगल ऑफ प्रिज्म है बेटा A, दैट विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है? थिन प्रिज्म्स हमें लेने हैं जिससे हमारी कैलकुलेशंस और आसान हो जाए, जिससे हम लोग डिस्पर्शन को भी समझ पाए। तो जो A हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म दैट विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है? स्मॉल होगा। अब बात यह है कि सर स्मॉल कितना स्मॉल है ना, देखा जाए तो आप 10 डिग्री तक ले सकते हो, ठीक है? 10 डिग्री से एंगल हमारे पास ऑफ A लेस देन 10 डिग्री, ये दोनों एंगल ना लगे, एंगल A मैं लिख देता हूं, एंगल A लेस देन, अगर आपको 10 डिग्री के आसपास मिल रहा है, 10 के 12 भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना थिन प्रिज्म मान करके उस सवाल को कर सकते हैं।
अब कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये वाला अगर एंगल 10 डिग्री हुआ तो बाकी एंगल तो ज्यादा होंगे। बात आपकी सही है, लेकिन अगर जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जब लाइट हमारे पास इन सरफेस पर आ रही है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो अगर एंगल है आपका 10 डिग्री से कम है, तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं अपने लिए, थिन प्रिज्म कह सकते हैं। हमें यह बात पता है कि वट एवर बी द प्रिज्म, ये A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। हाँ सर, तो अगर ये हमारे पास स्मॉल है बेटा, तो डेफिनेटली हमारे पास R1 एंड R2 विल बी स्मॉल एज वेल, विल बी स्मॉल एज वेल। ठीक है, तो हम लोगों ने जो स्नेल्स लॉ लगाए थे, एक्स पॉइंट पर जो स्नेल्स लॉ था हमारे पास, साइन आई याद रखना इज इक्वल टू म्यू साइन आर, 1 ये था, और दूसरा था बेटा म्यू साइन R2 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ई, हमारे पास ये था। क्योंकि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, यहां पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑल्सो वेरी स्मॉल। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी स्मॉल। ठीक है, आप यहां पे ये कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस आप लोग अपना यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही बेनिफिट होता है। तो आप इन इक्वेशंस को इस तरीके से लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू म्यू R1 लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास म्यू R2 इज इक्वल टू E लिख सकते हैं। सर इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ बेटा कि जो भी हमारे पास ये लाइट रे आ रही थी इस डायरेक्शन में, तो इसका डेविएशन हम लोग यहां पर आसानी से निकाल सकते हैं कि लाइट का यहां पर डेविएशन क्या हुआ। क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो डेविएशन होता है सर, दैट इज I प्लस ई माइनस ए होता है जनरल डेविएशन। मैंने कहा राइट, तो I की वैल्यू रखोगे तो म्यू R1 आ जाएगा, राइट, और E की वैल्यू रखोगे म्यू R2 आ जाएगा माइनस ए। अगर मैं यहां से म्यू को कॉमन ले लूं तो सर R1 प्लस R2 माइनस ए आएगा, और हमें पता है R1 प्लस R2 ए है, तो ये आ जाएगा म्यू ए माइनस ए, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। थिन प्रिज्म का जो डिविएशन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप ये कह सकते हो इसके पास देखो म्यू हमारे पास फिक्स होता है, ए हमारे पास फिक्स हुआ, तो जो डेविएशन आप लोगों ने यहां पर निकाला ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर थिन प्रिज्म, कांस्टेंट फॉर थिन प्रिज्म आप ये कह सकते हैं। इससे हमारे को चीजें एनालाइज करने में थोड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू पर। म्यू जैसे मान लो √2 है, √3 है, √4 है, जो भी रहेगा हमारे पास वो हमारे पास फिक्स है, एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स है, तो इसका जो भी डेविएशन है दैट इज अवर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है हमारे पास, बेनिफिट ये है कि आप अपना एक तो डेविएशन जो भी है आपके लिए कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म। कभी भी आपको अगर प्रिज्म छोटा सा दिखे तो आपको I प्लस ई माइनस ए लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप सीधे म्यू माइनस 1 इंटू ए ये लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो एक तो बेनिफिट हमारे पास ये आ गया सर। दूसरा, अगर आप यहां पर बेनिफिट देखें तो हमारे पास डिस्पर्जन को, या फिर आप समझिए एक चीज ये है कि मान लीजिए मेरे पास ग्लास स्लैब है, तो मैंने आपको बताया था कि ग्लास स्लैब के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या आएगा, 0, तो डेविएशन भी इसका 0 होता है। इसीलिए आप लोगों ने ये चीज नोटिस करा होगा कि हमारे लिए कभी भी कोई लाइट अगर आ रही है तो लाइट ऐसे जाएगी और लाइट ऐसे निकल जाएगी, इसमें देयर विल बी नो डेविएशन, नो डेविएशन। लाइट बेंड नहीं कर रही है, बस शिफ्ट हो रही है, पैरेलल शिफ्ट हमारे पास, तो डेविएशन नहीं होता है हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास, it is easily explain dispersion। यहीं से आपका डिस्पर्जन वाली चीज आसानी से समझाई जा सकती है। अब सर वो क्या होता था, अब जरा ध्यान से सुनना, यहीं से हमारा डिस्पर्जन वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। डिस्पर्जन बेसिकली होता है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent colors
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपना डिस्पर्जन कहते हैं। जैसे अब ये सर स्प्लिटिंग होगी क्यों, आपसे रीजन पूछा जा सकता है कि एक प्रिज्म में हमारे पास ये डिस्पर्जन होता क्यों है। तो जरा देखना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। हमारे पास हमें ये बात पता है कि सर वेवलेंथ ऑफ रेड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। इन सबका वेवलेंथ का ऑर्डर ये है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ आर। जिसका म्यू ज्यादा होगा, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा। तो डेविएशन का ऑर्डर ये आता है, डेविएशन ऑफ वॉयलेट एंड डेविएशन ऑफ रेड। मतलब जब भी आप एक व्हाइट लाइट को जब भी आप एक व्हाइट लाइट को भेजते हो, जब भी आप एक व्हाइट लाइट को भेजते हो एक प्रिज्म से, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रिज्म है, आपने क्या भेजा बेटा, आपने यहां पर व्हाइट लाइट को भेजा, ठीक है, ये है हमारे पास व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट में एक्चुअली में क्या है कि सारे कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हाँ, तो जब भी आप व्हाइट लाइट को यहां पर भेजोगे तो इसी मीडियम में, कुछ बच्चे कहते हैं सर मीडियम का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। हाँ, अगर वेवलेंथ एक है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो यहां पर एक्चुअली में हमारे पास देखा जाए तो सभी का वेवलेंथ अलग अलग है। डिविएशन ऑफ, मैं यहां पर लिख देता हूं, डिविएशन ऑफ वॉयलेट विल बी मोर देन डिविएशन ऑफ रेड। अगर आप मैं सिमुलेशन से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जो भी ये हमारे पास लाइट आ रही है, ठीक है, हमारे पास अगर मान लीजिए मैंने लाइट को ये करा तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास डिविएशन हो रहा है। रेड वाली पार्ट ऊपर आ रही है और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो वॉयलेट वाला पार्ट हमारे पास कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है ना। तो इस लाइट को अगर आप यहां पर ऐसे देख ले, ठीक है, यहां से आपको चीजें समझ आएंगी ज्यादा बेटर। अब जरा देखना, ये व्हाइट लाइट हमारे पास आकर के यहीं से स्कैटरिंग होनी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि सभी के लिए वेवलेंथ अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, सभी का डिविएशन अलग अलग होगा। तो ये लाइट यहीं से ही हमारे पास टूटना स्टार्ट हो जाती है। वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड करा, इनिशियल डायरेक्शन ये है, वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड करा, रेड थोड़ा कम बेंड करा, राइट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे अभी के लिए तो मैं व्हाइट लाइट से ही शो कर देता हूं, लेकिन आपको पता है कि यहां पर भी एक वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे। इसमें जो वॉयलेट वाला कलर है, जिसको मैं इस ब्लू से दिखा दूं, ये हमारे पास सबसे ज्यादा बेंड कर जाता है क्योंकि इसका डिविएशन ज्यादा होता है। और हमारे पास जो ये रेड वाला है, इसका डिविएशन कंपैरेटिवली कम होता है। अगर आप यहां पर नोटिस करें, ठीक है, अगर आप यहां पर नोटिस करें, दिस वॉज योर इनिशियल डायरेक्शन, दिस वॉज योर इनिशियल डायरेक्शन, है ना, दिस वॉज योर इनिशियल डायरेक्शन। तो हमारे पास वॉयलेट का ये वाला एंगल, अगर आप इसको देखें तो सर वॉयलेट का तो ये वाला एंगल होगा डेल्टा वी, मैंने कहा हाँ, एंड दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू ऑफ वी -1 इंटू ए आ जाएगा। सर रेड वाले का अगर हम लोग बात करें तो रेड वाले का ये वाला एंगल आएगा, ये कंपैरेटिवली कम आ रहा है, वॉयलेट का ज्यादा आ रहा है, रेड का हमारे पास कम आ रहा है। तो डेल्टा ऑफ रेड दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेड -1 इंटू ए। यस, ये हमारे पास आ रहा है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास इसी के अंदर सारे कलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये इस फिनोमिना को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपना डिस्पर्जन कहते हैं। सिंपल सा टॉपिक है ना। तो इसमें दो टर्म्स हमारे पास आते हैं, वन इज कॉल्ड एंगुलर डिविएशन, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन, सॉरी, एंगुलर डिस्पर्जन, जिसको आप थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली ये है क्या, कितने एंगल में आपने लाइट को डिस्पर्स करा दिया है, ये लाइट आई, कितने एंगल में लाइट को डिस्पर्स करा दिया है, दैट इज कॉल्ड थीटा, एंगुलर डिस्पर्शन। ये होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी ज्यादा बड़ा एंगल है, रेड वाला एंगल कम है, तो इन दोनों के एंगल को अगर मैं माइनस करूंगा तो इतने एंगल में ही सारी की सारी लाइट डिस्पर्स हुई है। तो दिस विल बी म्यू ऑफ वॉयलेट -1 इंटू ए माइनस म्यू ऑफ रेड -1 इंटू ए। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं बेटा, म्यू वॉयलेट ए माइनस म्यू रेड ए
प्लस ए, तो ये और ये तो चला जाएगा बेटा। हाँ, तो हमारे पास ए कॉमन लोगे तो म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू ए, दिस इज योर एंगुलर डिस्पर्शन। कितने एंगल में हमारे पास सारी लाइट डिस्पर्स हुई है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। हर ग्लास का, जरा ध्यान सुनना, हर ग्लास का म्यू अलग अलग होता है। रेड के लिए अलग होगा, वायलेट के लिए अलग होगा, ग्रीन के लिए अलग होगा, है ना। तो एक और टर्म हम लोगों ने कहा डिस्पर्सिव पावर। क्या बोला? डिस्पर्सिव पावर। ये होता है, अगर आप नोटिस करें तो कितना हमारे पास थीटा हुआ है डिवाइडेड बाय डेल्टा मीन। कितना एंगल डिस्पर्स करा है, कितने एंगल में आपने कलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है, डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। अब बात आ रही है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये मीन डेविएशन मतलब क्या होता है? दिस इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। सर मीन डेविएशन हमारे पास क्या होता है? मीन डेविएशन मतलब, अगर आप देखें तो मैंने आपको एक क्लास में भी पहले बताया है कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में से जो येलो कलर की लाइट होती है, यहां लिख देता हूं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसका वेवलेंथ कितना होता है? सर 8000 होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। इसका वेवलेंथ कितना होता है? 4000 होता है। अगर आप मीन वेवलेंथ, इनका मीन वेवलेंथ निकालें तो सर ये हमारे पास 8000 प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो सर 6000 एंगस्ट्रॉम्स आएगा, ठीक है, 6000 हमारे पास एंगस्ट्रॉम्स आएगा। और ये पता है किसका वेवलेंथ होता है? ये होता है येलो का, ये होता है हमारे पास येलो। इसी को कहते हैं मीन कलर, इसी को क्या कहते हैं? मीन कलर। कुछ बच्चे क्या कहते हैं सर मीन तो बीच वाला होता है। मैंने कहा अच्छा, तो सर येलो, ऑरेंज, रेड इधर से छोड़ दो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू इधर से छोड़ दो, ग्रीन आएगा मीन। अबे ये ऐसे नहीं गिना जाता। वेवलेंथ के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो वेवलेंथ में जो मीन वेवलेंथ है दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम्स, राइट। अगर आप देखें तो वो 6000 एंगस्ट्रॉम येलो कलर का बेसिकली हम लोगों ने पाया है, तो इसीलिए इसको कहते हैं मीन वेवलेंथ, ठीक है, या मीन कलर भी हम लोग कहते हैं। तो डेविएशन ऑफ येलो का डेविएशन कितना होगा? सर म्यू ऑफ येलो -1 इंटू ए। तो डिस्पर्सिव पावर की अगर मैं बात करूं तो डिस्पर्सिव पावर होता है म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ येलो -1। ये आपका ओमेगा की बात आ गई, क्लियर। तो ये है हमारे पास छोटा सा पार्ट विच इज डिस्पर्शन, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ही लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा डिस्पर्शन बेसिकली हो गया है, डिस्पर्सिव पावर हो गया है, ठीक है। अब टीआईआर इन प्रिज्म की बात कर लेते हैं और इसके प्रिज्म के कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। पहले प्रिज्म्स के कॉम्बिनेशन, देन टीआईआर की बात कर लेते हैं। अब देखो प्रिज्म का काम क्या था? सर प्रिज्म का हमारे पास काम यह है कि प्रिज्म दो चीजें कर सकता है। एक तो ये डेविएशन कर सकता है और दूसरा ये कर सकता है डिस्पर्शन। दूसरा ये कर सकता है हमारे पास डिस्पर्शन। मैंने कहा राइट। अब मान लो मैंने दो प्रिज्म्स को इस तरीके से ज्वाइन किया है कि अगर आप देखें व्हाइट लाइट आ रही है तो एक बार हमारे पास डिस्पर्स करी लाइट और फिर रिकंबाइन कर गई, व्हाइट लाइट फाइनली हमारे पास निकल रही है। लाइट तो हमारे पास फाइनली व्हाइट लाइट ही निकल रही है, तो क्या डिस्पर्शन हुआ? नहीं सर, लेकिन ये लाइट हमारे पास कहीं ना कहीं एक एंगल पर जा रही है, जानी इधर चाहिए थी अब जा इधर रही है। तो पहला कॉम्बिनेशन आपका होता है फॉर डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। हमारे लिए डिविएशन हो रहा हो, ठीक है, बट डिस्पर्शन हमारे पास नहीं हो रहा हो। तो क्या आपको यह बात समझ आ रही है? अगर डिस्पर्शन नहीं हो रहा दैट मींस थीटा इज गोइंग टू बी 0। एंगुलर, मैं यहां पे बात करूं तो एंगुलर डिस्पर्शन दोनों प्रिज्म का, एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ बोथ प्रिज्म सम्स आउट टू बी 0। अगर आप दोनों प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्शन थीटा की बात करें तो थीटा होता था कितने एंगल में लाइट को डिस्पर्स करा। मैंने दो प्रिज्म ले लिए, ठीक है, मान लो इसका यहां इस वाले प्रिज्म के लिए म्यू वॉयलेट 1 अलग है, म्यू रेड 1 अलग है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए अलग है, ठीक है, A1 कह देता हूं, ठीक है। दूसरे वाले का हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म A2 है और इसमें इसके लिए म्यू वॉयलेट अलग है, म्यू रेड अलग है।
तो अगर कोई डिस्पर्जन नहीं हो रहा, उन्होंने अगर सवाल में बोला कि यार मैंने दो प्रिज्म्स को ऐसे कनेक्ट करा है कि डिस्पर्जन नहीं हो रहा लेकिन डिविएशन हो रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर डिस्पर्जन नहीं हो रहा है तो जरा देखना थीटा ऑफ 1 प्लस थीटा ऑफ 2, ये सम आउट 2 भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एंड दैट इज म्यू वॉयलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 इंटू ए माइनस A1 प्लस हमारे पास दोनों का वो कर देते हैं म्यू वॉयलेट 2 प्लस माइनस म्यू रेड 2 इंटू A2 दैट इज इक्वल टू 0। क्या करा हमारे पास, ये जो एंगुलर डिस्पर्शन था म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, दोनों प्रिज्म्स का कंबाइन करके 0 कर दिया। इससे आपको यहां पे मिल जाएगा A2 की बात करोगे तो ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ, जरा देखना, म्यू वॉयलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 इंटू A1 डिवाइडेड बाय म्यू वॉयलेट 2 माइनस म्यू रेड 2, ऐसे। ये माइनस क्या बता रहा है सर, ये माइनस हमारे पास बता रहा है कि दोनों प्रिज्म्स को अपोजिट सेंस में लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो, हमारे पास एक का अगर एंगल ए है तो दूसरा अपोजिट सेंस में, दूसरे को उल्टा लगाना पड़ेगा, ये माइनस बता रहा है। तो कोई बोले कि यार क्या कंडीशन होती है कि मैं दो प्रिज्म्स को कंबाइन करूं सच दैट डिविएशन हो लेकिन डिस्पर्जन ना हो, समझे मैंने क्या बोला, डिविएशन हो बट डिस्पर्जन ना हो। तो मेरे दिमाग में आया कि यार दोनों की डिस्पर्सिव पावर, या फिर आप ये बात कहिए हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन का दोनों का समीशन 0 कर दो। दूसरा केस अगर वो कह दे कि डिस्पर्जन हो रहा है, जरा देखना हमारे पास डिस्पर्जन हो रहा है, लाइट स्कैटर कर रही है लेकिन डिविएशन नहीं हो रहा, क्या बोला, फॉर डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन, तो बेसिकली डिविएशन नहीं हो रहा है तो टोटल डिविएशन टोटल हमारे पास क्या करना है, 0 कर देना है। तो डिविएशन क्या होता है सर, हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे लिए यहां पर आपके लिए डिविएशन का फॉर्मूला था, दिस इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो आपको यहां पर क्या करना है बेटा, हमारे लिए यहां पे म्यू माइनस 1 इंटू A1 प्लस म्यू माइनस 2, वो म्यू माइनस 1 इंटू A2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। सर अब ये येलो का लेना है, ग्रीन का लेना है, क्या लेना, अब ये म्यू की बात हो रही है तो आप येलो का लेकर के चलेंगे, एवरेज, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे A2 की वैल्यू आपके लिए क्या आ रही है सर, दैट इज माइनस ऑफ म्यू2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू1 माइनस 1 इंटू A1 डिवाइडेड बाय म्यू2 माइनस 1। इसमें भी आपका ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको प्रिज्म को उल्टा लगाना पड़ेगा इस प्रकार से। एक को क्राउन ग्लास कहते हैं, एक को फ्लिंट ग्लास कहते हैं, बस ये नाम है और कुछ नहीं है, क्राउन एंड फ्लिंट, ठीक है। ये जो आप नाम देख पा रहे होंगे, क्राउन है और यहां पर एक फ्लिंट है, तो इनके नाम होते हैं ग्लास के, ग्लास के भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार है। तो डेविएशन ये हो गया। लास्ट है हमारे पास दैट इज TIR इन प्रिज्म। किसी भी प्रिज्म में अगर आपको TIR कराना है तो जरा ये नोटिस करना, क्योंकि जब यहां पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म A, हाँ ठीक है, तो लाइट जब भी यहां से आ रही है तो ये तो रेयर टू डेंसर आ रही है, तो क्या कभी TIR होगा, नहीं। तो लाइट हमारे पास यहां पर आई, और अगर ये लाइट, ध्यान समझना, इधर ये वाला जो एंगल है अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो लाइट हमारे पास क्या होती है, बेंड कर जाती है। दैट मीन्स इफ I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल थीटा C, ठीक है, अगर यहां पर जो भी आपका एंगल है वो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो TIR कर जाएगा। तो I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू, ये आपकी कंडीशन रहेगी फॉर TIR, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वहां वाली लाइट हमारे पास यहां वाली लाइट हमारे पास, अगर ये वाला अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको आप R2 भी ले रहे हैं, अगर ये वाला एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो यहां पर भी लाइट TIR कर सकती है, ठीक है। तो वहां पर आपको चेक करना पड़ सकता है। तो चलिए, आई थिंक आपकी ये पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब इससे पहले कि आप सवालों में जाए, व्हाट यू हैव टू डू इज, आप एक बार पॉज करिए, थ्योरी के अपने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करिए और फिर क्वेश्चंस में आइए, तभी आपको ये बात समझ आएगा कि मैंने कहा था कि छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
इस पार्ट में प्रिज्म कठिन नहीं है। आप देखने में क्या होता है ना, इतने सारे पॉइंट्स सर कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं नहीं, एक बार आप खुद से सारी फॉर्मुलेस को एक बार लिख लीजिए, एक बार पैटर्न बना लीजिए, फिर देखना ये सबसे आसान टॉपिक निकल के आएगा। ठीक है, पहला सवाल हमारे पास क्या है, इन फिगर शोन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द लाइट रे ऑन द फेस AB ऑफ द प्रिज्म फॉर विच लाइट विल रीच फेस AC एट एन एंगल 60 डिग्री। यहां पे आपको एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि हमें ये ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, म्यू की वैल्यू दे रखी है कि लाइट दूसरे फेस पर जब जाए तो कितने एंगल पर जाए बेटा, यहां पे दिया है इंसिडेंस ऑफ लाइट रे एट फेस AB ऑफ द प्रिज्म फॉर विच लाइट विल रीच फेस AC एट 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 डिग्री हो, आई बताना है। अब बच्चे कहें सर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अरे पगले हमें पता है R1 प्लस R2A होता है ना। तो अगर आप देखें तो R1 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 90, तो R1 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। हाँ, अगर मेरे को यहां पर ये वाला एंगल 30 डिग्री पता लग गया है तो क्या मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं, बिल्कुल। तो बच्चे हमेशा डेल्टा मिन पे पड़े रहते हैं, सवाल यहां से होएगा। तो अगर मैं आपका स्नेल्स लॉ लगा लूं बेटा, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू साइन ऑफ आई दैट इज म्यू इंटू साइन ऑफ R1। तो 1 इंटू साइन ऑफ आई, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। साइन ऑफ R1, साइन ऑफ हमारे पास R1 है हमारे पास 30 डिग्री, तो सर साइन आई की वैल्यू हमारे पास 1 हो गया, आई की वैल्यू 90 डिग्री हमारे पास हो गई, काम तमाम। तो मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस हमारे पास हो रहा होगा। अगला सवाल, अ गिवन रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन, क्वेश्चन में बोला है कि ये मिनिमम डेविएशन कर रही है इन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म मींस ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। एडिशनल प्रिज्म Q एंड R ऑफ आइडेंटिकल शेप, शेप भी आइडेंटिकल है मतलब वो भी इक्विलेटरल है, एंड सेम मटेरियल मतलब म्यू भी सेम है, समझे। पहले इन्होंने कहा कि हमारे पास इस वाले प्रिज्म को, सिर्फ इकलौते इस प्रिज्म की बात करोगे तो इसमें मिनिमम डेविएशन हो रहा है। मिनिमम डेविएशन में क्या होता था, ये रे बेस के पैरेलल होती थी। अब इसके बाद आपने 2 और प्रिज्म लगा दिए हैं, नोटिस करना, म्यू भी सेम है, शेप भी सेम है, तो कुछ ऐसे सेट कर दिया है। नाउ एडिड एज शोन इन द फिगर, द रे विल सफर, रे को अब क्या होगा, ग्रेटर डेविएशन, नो डेविएशन, सेम डेविएशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिमाग लगाना कि भाई हमारे पास अगर मैं सिंगल एक प्रिज्म की बात करूं, जब हमारे पास यहां पर ये ऐसे जाकर के ऐसे हमारे पास जा रहा है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना था, 60। तो हमारे पास ये मिनिमम डेविएशन कर रहा होगा 2i माइनस ए, राइट, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है 2 इंटू i माइनस ए। अब मैंने क्या करा, यहां पर म्यू भी सेम है, इसका म्यू, इसका म्यू, इसका म्यू, तो ये एक ही मीडियम हो गया। अब जो भी लाइट जाएगी ये सीधे ऐसे जाएगी, फिर सीधे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज नहीं हो रहा बेटा तो क्या रिफ्रैक्शन होगा, नहीं। हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म की अगर मैं बात करूं, इन दोनों सरफेसेस के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म अभी भी हमारे पास 60 डिग्री होगा, है ना। ये अगर आप देखें तो ये वाला अगर आपका 60 डिग्री है, करस्पॉन्डिंग ये भी 60 डिग्री होगा, राइट। तो यहां पर अभी ए भी सेम है, ए रिमेन्स सेम, म्यू हमारे पास रिमेन्स सेम। तो भाई जो हमारे पास पहले डिविएशन हो रहा था अभी भी वही डिविएशन रहेगा। तो कहा कि ग्रेटर डिविएशन नहीं, नो डिविएशन गलत, सेम डिविएशन एज बिफोर बिल्कुल सही, और इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर पहले नहीं हो रहा है तो बाद में क्यों होगा, म्यू तो सेम ही है हमारे पास, ठीक है। तो सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे ऑफ अ लाइट रे ऑन इक्विलेटरल प्रिज्म, म्यू की वैल्यू हमारे पास है √2। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा बताना है फॉर विच लाइट विल सफर मिनिमम डेविएशन, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम डेविएशन एंगल। हमें डेल्टा मिन भी बताना है कि कितना होगा, और दूसरी बात ये इसमें क्वेश्चन में इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। ये ए की वैल्यू है 60 डिग्री। उन्होंने बोला कि भाई बताओ कि कौन से एंगल पर मिनिमम डेविएशन होगा, एक तो ये बात, और मिनिमम डेविएशन कितना होगा दूसरी बात। अब कैसे करें, याद करो जब हमारे पास मेरे इंटरप्रेटर डेल्टा मिन की बात होती थी तो सर ये होता था 2i माइनस ए। तो
अगर मेरा आई निकल गया तो मेरा सारा सवाल तो हो ही गया। अब बात आ रही है आई कैसे निकालें। एट डेल्टा मिन हमें पता है हमारे पास R1 इक्वल टू R2 दोनों बराबर हो जाते हैं R एंड दैट इज इक्वल टू A/2। आया ना। तो अगर जो भी लाइट आई होगी, अगर हम लोग यहां देखें तो ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए सर 30। म्यू की वैल्यू दे रखी है √2। तो भाई स्नेल्स लॉ यहां लगा लो तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। मैंने कहा था ना कि छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। तो 1 इंटू साइन ऑफ आई दैट इज √2 इंटू साइन ऑफ 30 सर ये आएगा। तो साइन आई दैट इज इक्वल टू √2 इंटू हाफ। तो सर साइन आई दैट इज इक्वल टू 1/√2। सर आई की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, राइट। और अगर ये 45 है तो 2 इंटू 45 90 माइनस 60, तो डिविएशन मिनिमम आ रहा है आपका 30 डिग्री का। हो गया सवाल। तो डेल्टा मीन आ रहा है आपका 30 डिग्री और आई आपका आ रहा है बेटा 45 डिग्री। क्लियर। चला जाए आगे। एन इक्विलेटरल प्रिज्म डिविएट्स अ रे थ्रू 40 डिग्री फॉर टू इंसिडेंस एंगल विच डिफर बाय 20 डिग्री। फाइंड द टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एन इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब ए की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, डिविएट्स द रे। मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी डिविएशन का हमारे पास होता है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डिविएशन हो सकता है ना। तो जरा देखना, डिविएट्स द रे थ्रू 40 डिग्री बाय टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो डिविएशन की वैल्यू 40 डिग्री है, ठीक है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ठीक है। दैट इज I प्लस E माइनस A। क्लियर। अब फॉर टू इंसिडेंट्स विच डिफर बाय हमारे पास 20 डिग्री। क्या आपको पता है जब भी आपका कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा उसके लिए दूसरा एंगल कौन सा होता है। इस ग्राफ में अगर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो इसके लिए दूसरा एंगल कौन सा होता था सर, वो E ही होता था, क्योंकि लाइट अगर आप दोबारा रिट्रैक्ट करा दोगे तो सेम डिविएशन एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली यही वो दो एंगल है जिस पर हमारे पास सेम डिविएशन हो पा रहा होगा, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि ये दोनों डिफर कर रहे हैं I माइनस E दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो हो गया 40 इज इक्वल टू I प्लस E माइनस 60, क्योंकि A की वैल्यू 60 है तो 100 इज इक्वल टू I प्लस E आ गया और I माइनस E दैट इज इक्वल टू 40 आ गया। अब कोई बच्चा बोले सर आपने E माइनस I क्यों नहीं करा। भाई देखो हमारे पास दो एंगल आएंगे, मान लो एक 20 आ गया एक 80 आ गया, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी I हो सकता है, कोई सा भी E हो सकता है, क्योंकि लाइट रिवर्सिबिलिटी लॉ को भी फॉलो करती है, ठीक है। तो एक डिफरेंस आ गया हमारे पास 20 डिग्री का, डिविएशन है 40। कुछ बच्चे कहें कि सर आपने यही दोनों एंगल क्यों लिए। अब यही चीज मैंने आपको मैक्सिमम डिविएशन में पढ़ाई थी कि डिविएशन का जो ग्राफ है, एक ही डिविएशन दो एंगल्स के लिए पॉसिबल है। अगर आप इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ निकाल रहे हो, दूसरा एंगल वही एंगल ऑफ इमरजेंसी ही होता है, क्योंकि अगर आपने एक प्रिज्म में लाइट को भेजा तो ये डिविएशन हो रहा है, तो दूसरा एंगल यही होगा, जब लाइट जाएगी तो फिर से सेम डिविएशन हमारे पास बनता है, ठीक है। तो ये आ गया, तो इनको ऐड कर दोगे तो 140 इज इक्वल टू 2I, ठीक है। तो 70 डिग्री इज इक्वल टू I आ रहा है बेटा आपके पास, और दूसरा वाला हमारे पास यहाँ पे I रख देते हैं, तो 40 इज इक्वल टू 70 माइनस E, तो ये E इधर आ जाएगा, तो 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू योर E। दोनों का हमारे पास नहीं, हमारे पास कुछ गड़बड़ हुई क्या। 140 इज इक्वल टू 2I, तो I की वैल्यू 70 आ रही है, ठीक है, E की वैल्यू हमारे पास 30 आ रही है, तो I माइनस E, यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे पास। 40 ये हुआ तो हमारे पास यहां 100 हो जाएगा I प्लस E, और दोनों का डिफरेंस दे डिफर बाय 20 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहां 40 लिख लिया मैंने, वही कहूं डिफरेंस 20 क्यों नहीं आ रहा, तो दे डिफर बाय 20 डिग्री, तो I माइनस E। तो जैसे आप ऐड करोगे 120 इज इक्वल टू 2I की वैल्यू आ रही है बेटा आपके लिए 60, ठीक है। और अगर आप यहां पे रख दोगे तो 20 इज इक्वल टू 60 माइनस E, तो E की वैल्यू आ रही होगी आपकी 40 डिग्री। दोनों का डिफरेंस 20 डिग्री का हमारे पास आ भी रहा है, तो आप इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हो तो ये इमरजेंस हो गया। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 होगा तो इमरजेंस 60 डिग्री होगा, ठीक है।
अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ इक्विलेटरल प्रिज्म, दे दिया है बेटा इक्विलेटरल प्रिज्म मींस ए की वैल्यू है आपके लिए 60 डिग्री, ठीक है। प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल फॉर मिनिमम डेविएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। PQ इज हॉरिजॉन्टल, जरूरी नहीं है, QR इज हॉरिजॉन्टल, RS इज हॉरिजॉन्टल, आइदर PQ एंड RS इज हॉरिजॉन्टल, नहीं, एट मिनिमम डिविएशन अगर आप देखें तो ये 60 डिग्री है, तो ये हमारे पास 30 डिग्री और 30 डिग्री इस प्रकार से हमारे पास होगा, ये लाइन हमारे पास इसके पैरेलल आएगी, ठीक है, ये लाइन हमारे पास पैरेलल आएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला सरफेस अगर आप देखें और ये नॉर्मल, ये दोनों आपस में, ये 60 डिग्री हुआ, हाँ ये 60 है, तो करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल भी 60 है, तो क्या ये दोनों लाइट, ये दोनों रेस पैरेलल होंगी? यस। तो QR एक्चुअली में इस बार अभी हॉरिजॉन्टल हमारे पास हो रही होगी। अ प्रिज्म हैज अ रिफ्रैक्टिंग एंगल हमारे पास दैट इज 30 डिग्री एंड म्यू इज इक्वल टू हमारे पास रिफ्रैक्टिंग एंगल, आई थिंक R की वैल्यू इन्होंने दे दी है 30 डिग्री, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का दे रखा है, ओके, तो आई थिंक एंगल ऑफ प्रिज्म हमें दे रखा है 30 डिग्री, हाँ वही दे रखा है, ठीक है, हाँ। एंड म्यू इज इक्वल टू हमारे पास 2 दे रखा है बेटा, इसका म्यू की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है। वन ऑफ द मैट सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज पॉलिश्ड टू मेक इट अ रिफ्लेक्टिंग, आपने उस प्रिज्म के एक सरफेस को क्या कर दिया है? मिरर बना दिया है। फाइंड द इंसिडेंस एंगल ऑफ द लाइट रे ऑन द अदर मैट सरफेस ऑफ द प्रिज्म, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल रिट्रेस द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, मतलब रे जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर वापस चली जाए। क्या करना होता था? क्या करना होता था सर? हमें अब वहां पर एक प्लेन मिरर है, अगर प्लेन मिरर में नॉर्मल इंसिडेंस हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, तो जरा ये देखना, हमारे पास यहां पर एक प्रिज्म है, आपने यहां पर शीशा बना दिया, राइट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला एंगल आपके लिए कितना है? दैट इज 30 डिग्री, और म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 2। हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ध्यान से समझना, कि लाइट इससे वापस चली जाए। तो मैंने कहा कि जरा यहां पे देखना, कुछ ऐसे हमारे पास लाइट आ रही, ये है नॉर्मल। मैंने कहा अगर ये सरफेस पर जाकर के नॉर्मल हिट हो गई तो जो भी लाइट ये जा रही थी, ये जाकर के नॉर्मल हिट हुई तो ये वापस चली जाएगी, मतलब दूसरे सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस है ना, दूसरे सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए, तभी लाइट ये वापस जाएगी। क्या आपको यहां पे पता लगा? R2 की वैल्यू बेसिकली 0 कह रहा हूं मैं, क्योंकि R2 क्या होता था सर? दूसरे सरफेस को वो कितने एंगल पर हिट कर रहा है वो है। तो याद रखना A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सर R2 की वैल्यू 0 होनी है, ये 30 डिग्री है, तो हमारे पास R1 की वैल्यू भी 30 आ गई। मैंने कहा बहुत सही सर, R1 की वैल्यू 30 डिग्री हमारे पास होगी। मैंने कहा बहुत सही, अगर ये 30 है, म्यू पता है, तो क्या मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं निकाल सकता? बिल्कुल सर, स्नेल्स लॉ लगा दो इस पॉइंट पे, 1 इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ 30, राइट। तो साइन आई दैट इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू आ रही है फिर से 90 डिग्री, दैट इज योर आंसर। खत्म हो गया सवाल, ठीक है। A ray of light falls normally on a refracting face of prism of refractive index 1.5. Find the angle of the prism if ray just fails to emerge from the prism. समझ आई बात? इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक प्रिज्म है, वो एक सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है। मैं इस डायग्राम की जगह यहां अपना डायग्राम बना देता हूं। मान लेते हैं ये है हमारे पास प्रिज्म, इस पर रे नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये रे यहां पर नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है। रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू 3/2। ये नॉर्मल इंसिडेंस है, मींस आपका आई की वैल्यू आपके लिए क्या है? 0, तो आर की वैल्यू आपके लिए क्या होगी? R1 की वैल्यू है 0, ये आपका ए है, ठीक है।
फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इफ द रे जस्ट फेल्स टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म, कि रे हमारे पास जस्ट बाहर नहीं निकल पा रही, मींस TIR की कंडीशन बन रही है। तो जस्ट के लिए मैं ये ऐसी बात कह सकता हूं कि यार ये लिमिटिंग कंडीशन की बात हो रही होगी। यस, तो R1 0 है, तो हमें पता है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है बेटा। हाँ, तो R1 तो 0 हो गया क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो सर ये 0 हो गया, तो R2 की वैल्यू सर आ गई हमारे पास A, मतलब लाइट यहां पर जो जा रही है दैट इज A, ये एंगल पर गिर रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया तो TIR हो जाएगा। इन्होंने बोला है जस्ट फेल्स टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म, मतलब ग्रेजिंग वाली बात हो रही है हमारे पास। तो मैंने कहा कि हमारे पास A दैट शुड बी इक्वल टू हमारे पास थीटा C, A इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, तो ये आपका A का वैल्यू आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स ऑफ 1/μ दैट इज 2/3। ये आपका अगर प्रिज्म का एंगल हुआ तो आप ये चीज समझिए कि वो जस्ट इमर्ज करते करते रह जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, टू आइडेंटिकल आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल A एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर प्लेस्ड विद द बेस टचिंग ईच अदर। डायग्राम को अभी एक लिए आप छोड़ दीजिए। ठीक है, डायग्राम को अभी के लिए आप यहां पर छोड़ दीजिए और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, अच्छा सवाल है। ठीक है, टू आइडेंटिकल आइसोसेलेस प्रिज्म्स, एक ये है, ऐसे एक और है। प्रिज्म एंगल हमारे पास A है, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर प्लेस्ड विद द बेस टचिंग ईच अदर। इन दोनों के बेस को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया है। द सिस्टम कैन एक्ट एज ए क्रूड कन्वर्जिंग लेंस। क्रूड मतलब एग्जैक्टली कन्वर्जिंग नहीं है, ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल होता है तो वो पेट्रोल थोड़ा ना होता है, उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद डिस्टिलेशन करने के बाद यू कैन गेट पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, वैक्स एंड ऑल, सो मेनी चीजें, है ना। वैसी ये क्रूड एक बेसिक सेंस में ये कन्वर्जिंग लेंस का काम कर सकता है। ड्रॉ ए नीट डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ द रेज विच आर पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ऑब्टेन द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। इसका आपको फोकल लेंथ बनाना है कि कितना होगा, तो मैंने कहा ये है हमारे पास एक्सिस मान लेते हैं। अब हमारे पास जो भी रे यहां पर आ रही है, जरा देखना, उसका फोकल लेंथ बताना है। ए की वैल्यू कितनी दे दी है सर 10 डिग्री, म्यू की वैल्यू आपको दे दी है 3/2, एंड रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एट अ हाइट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस। ये आपका 1 सेंटीमीटर की हाइट पर है। तो अब बताना है कि हमारे पास इसका फोकल लेंथ क्या होगा। देखो प्रिज्म से फोकल लेंथ पूछ लिया, अच्छा सवाल है। अब कोई बच्चा कहे सर मुझे तो सवाल नहीं समझ आया, प्रिज्म का काम क्या था, सोचिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द प्रिज्म। तब प्रिज्म का काम होता है डिविएशन और डिस्पर्जन। इन्होंने कहीं पर व्हाइट लाइट बोला नहीं तो डिस्पर्जन होगा नहीं। दूसरी बात, सर डिविएट तो कराएगा। मैंने कहा डिविएशन का फॉर्मूला सर I + E - A। मैंने कहा एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है सर 10 डिग्री, स्मॉल मान सकते हैं, हाँ, तो क्या इसका डिविएशन जो होता है वो फिक्स होता है, दैट इज म्यू -1 × A। हाँ, तो 3/2 -1 × 10 डिग्रीज, हाँ, रेडियंस में करना, रेडियंस में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 5 डिग्री का हमारे पास डिविएशन फिक्स है दोनों प्रिज्म्स का। तो जो ये लाइट जा रही है, लाइट जो हमारे पास इधर जा रही है और इधर जा रही है, अगर ये प्रिज्म नहीं होते तो ऐसी जाती, लेकिन क्या होगा, ये जैसे यहां पर जाएंगी सर ये इनको ना बेंड करा देगा। ये लाइट गई और ये इनको बेंड करा देगा, ये लाइट गई इनको बेंड करा देगा लाइक दिस। कितने एंगल से बेटा सर, उतना ही जो हमारे पास ये डिविएशन है 5 डिग्री का, राइट। मेरे को एक पैरेलल रेस जितना दूर पर जाकर के ये मीट करेंगी, यही तो फोकस होता है, हाँ या ना सर, यही फोकस होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहां डेल्टा है तो यहां पर भी हमारे पास डेल्टा ही होगा। हाँ, तो एक काम कर, tan डेल्टा लगा ले। tan डेल्टा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan ऑफ 5 डिग्री दैट इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बेस है तेरा फोकल लेंथ। ये एक्चुअली में कन्वर्जिंग लेंस है नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज इसने कन्वर्ज करा दिया है तो फोकल लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं,
सर इसको कैसे सॉल्व करें? याद कर बेटा, हमारे पास जब थीटा स्मॉल होता है तो तू टेन थीटा को क्या लिख सकता है सर? थीटा लिख सकते हैं। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास 1/5, लपड़ मारू रेडियंस में अब कन्वर्ट कर, 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियंस, राइट? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। तो यहां पर अगर आप देखें तो आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना, 5 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ। तो यहां से आप फोकल लेंथ अपना सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं। समझ आई बात? तो दो प्रिज्म, थिन प्रिज्म्स के कॉम्बिनेशन से आप एक लेंस बना सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। सर डेविएशन इधर क्यों करा? ये लाइट हमारे पर रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, तुम पहले सरफेस पे नॉर्मल बना लो, तो लाइट जानी इधर चाहिए थी, लेकिन रेयर टू डेंसर जा रही शिफ्ट टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो वो इस साइड बेंड कराएगी। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों ने बेंडिंग भी उसी साइड ली है। क्लियर? अगला सवाल, P इज अ स्मॉल एंगल प्रिज्म ऑफ एंगल 3 डिग्री। ठीक है, ये 3 डिग्री का हमारे पास प्रिज्म है, तो ये स्मॉल एंगल प्रिज्म हो गया। ठीक है, मेड अप ऑफ मटेरियल म्यू इक्वल टू 1.5, म्यू की वैल्यू आपको दे दी बेटा 3/2। A ray of light is incident as shown in the figure, ये लाइट जा रही है। M is a plane mirror, the angle of deviation for the ray reflected from the mirror M with respect to incident ray। क्या बोला? ये एक थिन प्रिज्म में से जा रही है, तो सबसे पहले कभी भी आपको एंगल छोटा दिखे ना, एंगल छोटा दिखे तो मेरे दिमाग में आएगा कि भाई इसका ना डिविएशन होता है म्यू -1 इंटू ए विच इज कॉन्स्टेंट। तो ये आ जाएगा बेटा 3/2 -1 इंटू ए की वैल्यू है 3 डिग्री, तो 1.5 डिग्री का ये डिविएशन कराएगा विच इज कॉन्स्टेंट। थिन प्रिज्म का काम बिल्कुल फिक्स है डिविएशन के मामले में। A ray of light is incident as shown। ठीक है, M is the plane mirror, एक M plane mirror है। The angle of deviation for the ray reflected from the mirror, जो भी मिरर ने रिफ्लेक्ट करी है उसका डिविएशन इनिशियल डायरेक्शन से बताइए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ नहीं आया। बहुत आसान है भाई, ये हमारे पास थिन प्रिज्म है और यहां पर आपकी रे ऐसे आई। ठीक है, जरा समझना, यहां पर आपकी रे ऐसे आई। रे का होना क्या चाहिए था? अगर प्रिज्म नहीं होता, सब प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधे चली जाती। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, अगर ये नहीं होता तो ये रे ऐसे चली जाती। हाँ, लेकिन सर इसका ना डिविएशन फिक्स है 1.5 डिग्री। ये किस साइड बेंड करेगा? टुवर्ड्स द बेस। तो अगर आप यहां पर देखें तो सर ये ऐसे बेंड करा देगा। मैंने कहा कितने एंगल से? सर 1.5 डिग्री से, 1.5 डिग्री से ये बेंड करा देगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब हमारे लिए यहां पर एक शीशा लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर हमारे लिए एक शीशा लगा हुआ है, तो प्लेन मिरर क्या करेगा? सर प्लेन मिरर के लिए ये है हमारे पास नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है सर। मैंने कहा ये ऑल्टरनेट अपोजिट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 1.5 डिग्री का यहां है, तो मैंने कहा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। हाँ, तो लाइट सर हमारे पास इधर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ये यहां से 1.5 डिग्री से चली जाएगी। ये है आपकी फाइनल रे। इन्होंने क्या पूछा है अब जरा देखना, द एंगल ऑफ डिविएशन, कितना एंगल लाइट बेंड कर गई है फॉर द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एम विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। ये अगर आप नोटिस करें ना बेटा, ठीक है, अगर आप ये चीज नोटिस करें, इस वाली लाइट का इनिशियल डायरेक्शन से डिविएशन बताना है। ये है आपकी इनिशियल डायरेक्शन, है ना? ये है आपकी इनिशियल डायरेक्शन, ये है आपकी फाइनल रे। तो डिविएशन एंगल कौन सा हुआ? ये वाला, ये डिविएशन आपको बताना है। अब कोई बच्चा कहे सर ये कैसे निकालूंगा? अरे भाई बेसिक ज्योमेट्री, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। हाँ,
तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो आप एंगल नाप रहे हैं 1.5 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या वो वाला एंगल आपका यहां पर भी होगा 1.5 डिग्री? हाँ। तो डिविएशन एंगल आपका कितना होगा सर? 180 में से 1.5 डिग्री माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 178.5 डिग्री। ये हमारा डिविएशन आ रहा है। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर? अगला सवाल, टू बीम ऑफ रेड एंड वॉयलेट कलर आर मेड टू पास सेपरेटली फ्रॉम द प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन विल बी। जरा समझना, इन्होंने हमें क्या बोला है? हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 60 डिग्री का। अब दो लाइट को अलग अलग से भेजा है, दो लाइट को अलग अलग से, एक रेड कलर को और एक वॉयलेट कलर को हमने भेजा है टू पास सेपरेटली थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, हमारे पास जरा देखना, सेपरेटली, ठीक है, थ्रू अ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अगर तू रेड लाइट को भेजता तो मिनिमम डेविएशन में सर ये ऐसा होता, और ए इज इक्वल टू, अगर आप देखें सर R1 और R2 बराबर हो जाते हैं मिनिमम डेविएशन में, विच इज A/2। तो सर यहां पर भी 30 डिग्री आता, यहां पर भी 30 डिग्री आता। मैंने कहा हाँ। अगर सर आप वॉयलेट या ब्लू कलर की लाइट को भेजते, वो भी ऐसे ही जाता, यहां पर भी उसके लिए भी 30 डिग्री आता। कलर से क्या लेना देना सर? यहां पर भी 30 डिग्री आता। मिनिमम डेविएशन में अगर मैं डेल्टा मिन की बात करूं तो कंडीशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई शुड बी इक्वल टू ई। पहली बात, जितने एंगल से लाइट आ रही है उतने एंगल से जाए, और R1 और R2 आपके दोनों बराबर हो जाए, दैट इज इक्वल टू A/2। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 30 डिग्री फॉर बोथ द कलर्स। बिल्कुल। ग्रेटर फॉर वॉयलेट, ये बिल्कुल गलत। इक्वल बट नॉट 30, गलत। 30 डिग्री फॉर बोथ द कलर्स, उसमें कोई म्यू से लेना देना हमारा नहीं है। ठीक है, वो दोनों के लिए ही 30 डिग्री होगा एट मिनिमम डेविएशन। A ray of light passing through the prism mu की वैल्यू suffers minimum deviation. It is found that angle of incidence is double the angle of refraction within the prism. What is the angle of prism? A की वैल्यू हमें निकालनी है। mu की वैल्यू हमें क्या दे दिया है? √2 दे दिया है। हमारे पास डेल्टा मिन हमारे पास आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2i माइनस ए। राइट, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म mu इक्वल टू √2 सफर्स मिनिमम डेविएशन। ठीक है, it is found that angle of incidence is double the angle of refraction within the prism. यहां अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में देखें, अगर आपने इसको थीटा लिया है तो इसको आपको 2 थीटा लेना चाहिए। ये क्वेश्चन में बोला गया है। It is found that angle of incidence double the angle of refraction within the prism. What is the angle of prism? तो अगर आप नोटिस करें बेटा, हमारे पास एट मिनिमम डेविएशन हमारे पास एक और कंडीशन भी थी कि सर हमारे पास R1 और R2 बराबर होते A/2 के। इफ R1 इज इक्वल टू थीटा तो A आ जाएगा 2 थीटा। हमें अगर थीटा मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो मैंने कहा स्नेल्स लॉ लगा लो। यहां पर अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे 1 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, दैट इज म्यू की वैल्यू कितनी है? √2 इंटू साइन ऑफ थीटा। हाँ सर, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू √2। तो सर साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा और है, तो मैंने यहां पे कहा साइन थीटा गया, कॉस थीटा की वैल्यू √2 डिवाइडेड बाय 2 आ रही है, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। हमारे पास अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्या कह रहा है बेटा? हमारे पास यही है। ठीक है, तो ये था आपका प्रिज्म वाला पार्ट। तो आई होप आप लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स को थोड़ा सा एनालाइज किया होगा। इसी के ही आपके ऊपर अराउंड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप ज्यादा लंबा ना हो गया हो आपके लिए, लेकिन अगर हुआ भी होगा तो करना तो पड़ेगा भाई, रेलिवेंट है ना। तो इसको प्लीज आप सभी लोग तैयार करके रखिएगा। अब मैं देखता हूं कि भाई सबसे पहले अर्जुना वालों के लिए भी कुछ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है,
और अगर समय बचता है तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फिर और आगे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मैं देखता हूं कि पीछे अगर कहीं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वन शॉट में अच्छे से मैंने करा रखा है तो वही वाला मैं आपको अभी के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको आराम से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए बेटा, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।